मेरे को पता है सर ये आपका पहला पॉडकास्ट है और शायद पहली कॉन्वर्सेशन है जो आप इतनी लंबी करोगे। हाँ, मैंने कभी इतने लंबे इंटरव्यू दिए नहीं है। सर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा आप नेचुरली निकल जाओगे। बट बिफोर आई बिगिन सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, इस कॉन्वर्सेशन में व्हाट इज समथिंग दैट इज ऑफ लिमिट, समथिंग दैट आई शुड बी आस्किंग, इज देयर एनीथिंग एट ऑल? हाँ, वो है एक जो हमारा केस है, लिकर केस। उस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है मुझे। मेरी बेल कंडीशंस के अंदर शर्त है कि आई विल नॉट डिस्कस दिस केस इन मीडिया और इन पब्लिक। दैट इज़ ओनली लीगल ऑब्स्टेकल। बाकी आप जो मर्जी पूछ लीजिए। ठीक है सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है, और यहाँ मैं एक तरीके से जनता की दलील रख रहा हूँ, एक तरीके से उस न्यूट्रल आदमी की दलील रख रहा हूँ जो आपका पॉलिटिकल करियर शुरू से फॉलो कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि उस आदमी को ऐसा लगने लगा यार, आफ्टर ये लिकर वाली बात या उससे पहले कई ऐसे अन्य इंस्टेंसेस से, कि यार सर जिस मकसद से आए थे, जो उम्मीद लेके लोग आपके साथ जुड़े थे, कि अब अरविंद केजरीवाल के साथ भी, आम आदमी पार्टी के साथ भी वही सिलसिले होने लगे हैं जिनके अगेंस्ट इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। इस बात पे आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो उम्मीद हम लेके आए थे, उम्मीद हम क्या लेके आए थे? उम्मीद हम अपने काम की लेके आए थे। हमने कहा था हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। आज पूरे देश के अंदर आप कहीं चले जाइए, जिस किस्म की शिक्षा हम दिल्ली में दे रहे हैं, जिस किस्म के सरकारी स्कूल हमने दिल्ली में बनाए, दिल्ली के अंदर 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में था। एक ही हो गया था कि गरीब का बच्चा बड़ा होकर गरीब बनेगा, अमीर का बच्चा बड़ा होकर अमीर बनेगा। जिसके पास भी थोड़े से पैसे होते थे वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता था। सरकारी स्कूल टिन टप्पर, मतलब बिल्कुल टाट पट्टी। इन स्कूलों को आज आप जाके देखिए, एक अपनी कैमरा टीम ज़रूर भेजिएगा। आई वुड एनकरेज यू टू डू दैट। इन सरकारी स्कूलों को हमने बिल्कुल काया पलट दिया है। सबकी बिल्डिंग्स तोड़ तोड़ के नई बनाई है हमने सारे सरकारी स्कूलों की दिल्ली में। अब ये सरकारी स्कूल आपको किसी प्राइवेट स्कूल से, दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूल से कम नज़र नहीं आते। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल्स बन गए हैं, ऑडिटोरियम्स बन गए हैं, AI की लैब्स हैं, सारी केमिस्ट्री मैथ इसकी सबकी लैब्स हैं, लिफ्ट्स लगी हुई हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। यू कुड नॉट हैव इमेजिन द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स नाउ। मैं अपने दिल में ये मानता हूँ कि एक बड़ी गलती हुई हमसे आज़ादी के टाइम पे। जब देश आज़ाद हुआ, हमें सारा एफर्ट शिक्षा पे लगा देना चाहिए था। स्कूल अच्छे करने चाहिए थे। अगर शिक्षा आप अच्छी दे दो बच्चों को, तो एक जनरेशन में हम इस देश से गरीबी दूर कर सकते हैं। ये बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, कुछ बनेंगे शिक्षा लेने के बाद। आप वो काम मैं दिल्ली के अंदर कर रहा हूँ, और मुझे ये करते हुए अब 10 साल हो गए। मुझे लगा था कि हमें देख के दूसरी पार्टियां भी करने लगेंगी, लेकिन देश में कई स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस पार्टी की, किसी ने शुरू नहीं किया। इसकी मतलब किसी की नीयत ही नहीं है अच्छी शिक्षा देने की। तो आप जो पूछ रहे थे कि आप दूसरों से अलग कैसे हो, आज भी अच्छी शिक्षा मैं ही दे रहा हूँ। आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा, 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं दिल्ली के अंदर। दिस इज़ नॉट मैं एक दिन एक क्लास में गया सरकारी स्कूल में, तो मैंने वहाँ पूछा, मैंने कहा आप में से कौन कौन बच्चा प्राइवेट स्कूल से आया नाम कटा के? तो 10-12 बच्चों ने हाथ उठाया। तो मैंने एक बच्चे से पूछा आप कौन से स्कूल से आए? ही सेड सेंट कोलंबस, व्हिच इज अ बिग स्कूल। सेंट कोलंबस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द सिटी। तो अगर कोई सेंट कोलंबस से नाम कटा के मेरे सरकारी स्कूल में आ रहा है, इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमारे सरकारी स्कूलों की क्वालिटी का और क्या हो सकता है। इसके अलावा हम हेल्थ में हमने बहुत काम किया। हेल्थ में एक तो था, दिल्ली के अंदर आपको बड़े बड़े अस्पताल बहुत मिल जाएंगे, दिल्ली कैपिटल सिटी है, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, और सरकारी सेक्टर में जो अस्पताल थे दिल्ली सरकार के वो कंडम थे, बहुत बुरा हाल था। एज़ यूजुअल
आपने देखे हैं दूसरे राज्यों में भी, सरकारी अस्पतालों में भी दीवारें टूटी रहती हैं, बुरा हाल रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले पॉलिटिक्स में आने के पहले मैं एक्टिविज़म में था, एनजीओ चलाता था, दिल्ली की झुग्गियों में रहता था मैं। तो सुंदर नगरी, नंद नगरी एक एरिया है, वहाँ की झुग्गियों में मैं रहता था, वहीं काम करता था। उसके बगल में एक जीटीबी हॉस्पिटल था। तो जीटीबी हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, बुरा हाल था उसका, बुरा हाल था। मैं वहाँ से गरीबों झुग्गी वालों के पेशेंट्स को उस हॉस्पिटल में ले जाया करता था। मतलब आप कि कहीं जाओ कोई दवाई नहीं मिलती थी अंदर, कोई टेस्ट नहीं होता था अंदर, सारी मशीनें ख़राब होती थी। एक्सरे मशीन ख़राब पड़ी है, एमआरआई मशीन ख़राब पड़ी है, सीटी स्कैन ख़राब पड़ा है, सब कुछ डॉक्टर लिख देता था। दवाई बाहर से ले लो, एक्सरे बाहर से करा लो, टेस्ट बाहर से करा लो। और अस्पताल के बाहर ढेर सारी दुकानें होती थी। उन दुकानों में दवाइयों की दुकानें हैं, एक्सरे की दुकानें हैं, और ये सेटिंग होती थी। वो डॉक्टर कहता था इसी से, तो जो भी डॉक्टर लिखता था उसको अंदर बैक चैनल हो जाता था, बैक चैनल हो जाता था। हमने सरकार बनने के बाद सारे अस्पतालों में अब दवाइयाँ अवेलेबल हैं, एक एक दवाई मिलती है, सारे टेस्ट अंदर होते हैं, सारा रिफर्बिश किया है, सारा डेंटिंग पेंटिंग सारा ठीक किया अस्पताल। सारे सरकारी अस्पतालों को सेंट्रली एयर कंडीशनड कर दिया हमने, सारी मशीनें काम कर रही हैं। अब आप किसी भी हॉस्पिटल के बाहर जाके देख लो, एक भी दुकान नहीं मिलेगी। तो ये जो इतना ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है हमारे ऊपर, ये सारा एक माफिया था, शिक्षा माफिया था, हेल्थ माफिया था, जिसको हमने तोड़ा है। ऑब्वियसली ये माफिया छोटा माफिया नहीं था, इनके बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, तो ये चुप थोड़ी रहेंगे। तो हमने दिल्ली में क्या किया, एक तो सरकारी अस्पताल जो बहुत बड़े बड़े थे उनको ठीक किया। लेकिन दिल्ली में क्या है, आपको खांसी हो गई आप एम्स भाग गए, आपको जुकाम हो गया आप एम्स भाग रहे हो। तो एम्स पे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे बहुत बर्डन था। सो यू नीडेड टू क्रिएट another 2 tiers of medical services. तो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर वॉज मिसिंग इन दिल्ली। डिस्पेंसरीज थी वो बेकार थी, जो सरकारी डिस्पेंसरीज थी वो तो काम ही नहीं करती थी, वो नॉन एग्जिस्टेंट थी। तो हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मोहल्ला क्लिनिक इतने सुपर सक्सेस। मोहल्ला क्लिनिक क्या था, एक लोकेलिटी के अंदर एक छोटा सा 2 कमरे का हमने वो बना दिया क्लिनिक, पोटा केबिन से, टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर, एयर कंडीशनड, अंदर वेरी फैंसी काइंड ऑफ फर्नीचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे सर ये एक है, ये हम एक इस किस्म का एक ही है, ये 2 किस्म के मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप देख रहे हैं ना। सेकंड लेफ्ट में जो है वो खोलना, हाँ ये लेफ्ट वाला ये भी है और वो वाला भी है, वो हमने बनाए थे उससे पीछे वाला करो, हाँ वो भी है। ये 2 किस्म के मोहल्ला क्लिनिक हैं। ये देखिए कितना शानदार है। इसके अंदर आप जाइए, बहुत अच्छे बैठने की उसमें, तो उसमें आपको सारी दवाइयाँ बेसिक, आपको खांसी जुकाम बुखार है आप मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आप एम्स मत जाइए। डोंट क्लटर क्राउड द बिग हॉस्पिटल्स। तो वहाँ से भीड़ काफ़ी कम हुई और यहाँ पे लोग अपनी लोकेलिटी के अंदर, दिल्ली में हमने लगभग 532 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं हर लोकेलिटी में। अब आप अपनी बेसिक उसके लिए उधर चले जाइए, वहाँ पे आपके डॉक्टर मिलेगा, टेस्ट फ्री होंगे, मेडिसिन फ्री होंगी, बेसिक मेडिकल। अगर डॉक्टर को लगेगा आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो हमने नेक्स्ट, तो यहाँ पे इन पेशेंट नहीं है, एडमिशन नहीं होता। नेक्स्ट हमने बनाया पॉलीक्लिनिक्स। पॉलीक्लिनिक्स में 8 किस्म के स्पेशलिस्ट्स बैठते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। वहाँ पे 8 घंटे का एडमिशन होता है। मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर हो गया, उसको एडमिट करके प्लास्टर वगैरह लगा के शाम तक उसको रिलीफ दे देते हैं। तो वहाँ पे गायनी का, पीडियाट्रिक्स का, इस तरह से 8 स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं, दैट इज़ अ सेकेंड लेवल। और अगर उससे ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो फिर आप टर्शरी लेवल या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जा सकते हो। तो ये सिस्टम हमने दिल्ली में क्रिएट किया है, विच इज़ वर्किंग वेरी वेल। और अब दिल्ली के अंदर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री मिल रही है। जो सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी सिस्टम में जाता है उसको क्वालिटी हेल्थ केयर मिलती है, फ्री मिलती है। एंड अब दिल्ली में सिस्टम्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं, क्राउड बहुत है दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, क्राउड बहुत है। और उसका कारण ये है कि आज दिल्ली में सब कुछ फ्री मिल रहा है। आप ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन का सारा खर्च सब कुछ दिल्ली सरकार देती है, आपके कंज्यूमेबल्स भी दिल्ली सरकार देती है, सब कुछ। तो आसपास के स्टेट से भी बहुत भीड़ लग रही है। ये एक चीज़ है जो कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वी रियली आर एट लॉ। हम कितने हॉस्पिटल बनाएंगे पूरे देश के लिए? हॉस्पिटल तो हम नहीं बना सकते। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी।
जब मैं सीएम बना, मेरे को याद है 2014 की गर्मियाँ, 8 से 10 घंटे के पावर कट डेली लगते थे और हज़ारों रुपए के बिल आते थे। इन्वर्टर, जनरेटर कॉमन थे। हमने दिल्ली में आने के बाद पहले 3-4 साल मैंने और सतिंदर जैन जो मेरा पावर मिनिस्टर था, हमने खड़े हो के, जैसे अपने घर में खड़े हो के मकान बनवाते हैं ना, ऐसे खड़े हो के हमने तार बदलवाए हैं, दिल्ली के ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। 2014 में 6500 मेगावाट्स पीक डिमांड होती थी गर्मियों में। 6500 मेगावाट्स के ऊपर सिस्टम ट्रिप कर जाता था और 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। इस बार गर्मियां बहुत पड़ी हैं, आपने याद होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था। 8500 मेगावाट्स इस बार पीक डिमांड थी हमारी और 1 मिनट के लिए बिजली नहीं गई पूरी दिल्ली के अंदर। ऐसा हमने सॉलिड सिस्टम दिल्ली में बिजली का क्रिएट कर दिया है। दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है, ऑलमोस्ट 70% लोगों को बिजली फ्री मिलती है। 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, और बाकी सस्ती मिलती है। जिनको फ्री नहीं मिलती उनको सस्ती बिजली मिलती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आज आपके साथ बात करेंगे। तो कई सारी, आपने मेरे से पूछा कि आप अलग कैसे हैं। हम अलग इस तरह से हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम आज तक इस देश में ना किसी पार्टी ने किए और ना कोई पार्टी करती हुई नज़र आ रही है। किसी की नीयत ही नहीं है कोई इस तरह के काम करने की। मैं आपकी बात समझ गया, और मैं अभी थोड़ी देर में इस कॉन्वर्सेशन में दिल्ली मॉडल के बारे में बात करूंगा, तो हमें और मौका मिलेगा इन बारों में और डिटेल्स में जाने का। आपने मेरे को कुछ बातें पानी से रिलेटेड भी बताई थी, मैं वो भी ज़रूर पिक करना चाहूँगा। बट मैं एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा और बेटर फ्रेम करता हूँ। मेरे को याद है सर, आपकी रामलीला मैदान वाली जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी ना, मैं वहाँ था, और तब मैं एक CA स्टूडेंट होता था। मैं क्लास से फ्री हुआ था, मेरे को पता लगा कि स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, और मेरे को याद है उस जगह का जो उल्लास था उस टाइम पे, जो एंथुजियाज्म था उस मैदान में, वो मतलब उस टाइम 20 साल के प्रखर ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। इट वॉज माइंड बॉगलिंग। वो एंथुजियाज्म का कुछ कारण वॉज योर हार्ड स्टैंड अगेंस्ट करप्शन फॉर दैट मैटर, एंड योर रिप्रेजेंटेशन फॉर द कॉमन मैन। आम आदमी और करप्शन, ये दो बहुत बड़े मुद्दे थे जिससे जो तंग पॉपुलेशन बैठी है ना, कि हमें पता है रिश्वत देनी ही पड़ेगी, वो पॉपुलेशन जो घिसती है, जो पिसती है रोज के उसमें, वो आपके साथ इस सिलसिले में बहुत जुड़े हुए थे। मेरा क्वेश्चन एक स्पेसिफिक एंड पे ये था, एक स्पेसिफिक एंड पे ये जरूर था कि आप अलग कैसे हो, दूसरे स्पेसिफिक एंड पे ये था कि डोंट यू थिंक all these issues around corruption that have been framed against you has somehow आपकी reputation पे hit लिया है उस चीज ने। For instance, एक मेरे को याद है, I think something came up in my research about the CM house being rebuilt, और उस केस में जो numbers that were being thrown around वो एक आम आदमी वाले numbers नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका बेस इस रीजन की वजह से कुछ नाखुश है, या कुछ पॉलिटिकल न्यूट्रल्स हैं जो ये बात देख के कहते हैं यार We had a great opportunity? अगर मैं सरकार बनाने के बाद जो इस्टेब्लिश्ड सिस्टम है उसका हिस्सा बन जाता। इस्टेब्लिश्ड सिस्टम क्या है? सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। जब आप सत्ता में होते हो पैसे कमाओ, और उस पैसे को चुनावों में इस्तेमाल करके फिर से सत्ता में आ जाओ, और फिर से सत्ता में आके फिर पैसे कमाओ। आज दिल्ली में कल से हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का एक नेता खुलेआम पैसे बांट रहा है वोट लेने के लिए, खुलेआम बांट रहा है। कल सारे टीवी चैनल्स ने उसको दिखाया पैसे बांटते हुए, उसने कबूल किया टीवी चैनल्स में, फिर भी बांट रहा है। आज उसे पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गई है, और वो पुलिस प्रोटेक्शन है, पुलिस एक एक का देख के उसके घर भेज रही है पैसे लेने के लिए। आज वो पुलिस प्रोटेक्शन में पैसे बांट रहा है। तो इस देश, मतलब आप पैसा कमाइए, फिर पैसा बांटिए, और फिर पैसे से वोट खरीदिए। अगर मैं इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता, प्रखर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे ऊपर कोई केस नहीं होता, मुझे कोई जेल नहीं जाना पड़ता, थोड़े बहुत पैसे जो कमाता मैं ऊपर बांट दे देता। हमने जो किया है काम, एजुकेशन माफिया को जिस तरह से हमने डिमोलिश किया है दिल्ली के अंदर, हमने हेल्थ माफिया को डिमोलिश किया, हमने टैंकर माफिया को डिमोलिश किया, हमने कई सेक्टर में जो माफिया थे वो चुप थोड़ी बैठेंगे, वो सारे के सारे रिएक्ट करते हैं। तो वो सारे रिएक्ट कर रहे हैं। आज इन सारी पार्टियों का एक साथ, ये इन सब में कोई फ़र्क नहीं है, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
आज सारी पार्टियों का एक ही मकसद है, दैट वी आर डिसरप्टर्स। आज भी हम डिसरप्ट कर रहे हैं, राजनीति को डिसरप्ट कर रहे हैं, अपने काम से डिसरप्ट कर रहे हैं। आज इनका सबका एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को क्रश करो, केजरीवाल को क्रश करो। बिकॉज क्यों? एक चीज़ बताओ, 30 साल से बीजेपी की सरकार है गुजरात में। गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत जाके देख लो। जब अभी गुजरात के पिछले चुनाव में लड़ने गया तो प्रधानमंत्री जी गुजरात से ही आते हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि वो किस तरह से शिक्षा पे काम कर रहे हैं। पूरे गुजरात में उनको एक सरकारी स्कूल ऐसा नहीं मिला जहां प्रधानमंत्री जी जाके अपनी फ़ोटो खिंचवा सकें। तो फिर एक टेंट बनाया गया कपड़े का, और उस कपड़े के टेंट के इंटीरियर्स को पेंट करके क्लासरूम की शेप दी गई, टेम्पररी क्लासरूम। उसमें 4 डेस्क लगाए गए। उन 4 डेस्क में 3 डेस्क पे बच्चों को बिठाया गया, एक डेस्क पे मोदी जी जाके बैठे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। 30 साल सरकार चलाने के बाद वो एक सरकारी स्कूल ऐसा नहीं बना पाए जहां प्रधानमंत्री अपनी फ़ोटो खिंचवा सके। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आज उनका मकसद क्या है? वो अब ये नहीं देख रहे कि भाई केजरीवाल ने अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए, हम भी बनाएं। वही देख रहे हैं केजरीवाल को ख़त्म करो यार, इसने नाक में दम कर रखा है। कभी सरकारी स्कूल बनाता है, कभी ये मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, कभी कुछ बनाता है। मेरा ये कहना है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर भी, भाई मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। आप तो इतने बड़े हो, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना, केजरीवाल तो छोटा सा हो जाएगा। आज मैं घूम घूम के दिल्ली में जो वोट मांगता हूँ, पूरे देश में जाके वोट मांगता हूँ, मैं यही कहता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ा दूंगा, तुम्हारे लिए अच्छे स्कूल बना दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे फैमिली बीमार होगी उसके लिए अस्पताल बना दूंगा, मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, इसलिए मुझे वोट दो। वो केवल मुझे गालियाँ देते हैं। तो उनका सारे सिस्टम का मकसद इस टाइम हमें ख़त्म करना है। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है, कीचड़ फेंका जा रहा है। वो कीचड़ ऊपर वाले की कृपा है, लोगों का विश्वास है, चिपक नहीं रहा। जो आपने कहा कि हैज़न्ट इट टेकन अ बीटिंग ऑन योर इमेज, मैं वहाँ से आने के बाद अभी डेली पद यात्राओं में जा रहा हूँ। इतना टूट के पड़ रही है पब्लिक, गले लगा रही है, किस कर रही है मुझे, मतलब मेरे हाथ चूम रही है मुझे। अगर तो जनता में, इफ़ माई इमेज हैड टेकन अ बीटिंग, द पीपल वुड हैव सेड केजरीवाल तूने धोखा दिया हम लोगों को। जनता बड़ी वो होती है, मतलब यहाँ का वहाँ कर देती है, मुंह पे बोलने वाली होती है। जो प्यार और जो, तो जनता देख रही है। जनता को आप बेवकूफ़ नहीं समझते कि केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाओगे, झूठा वो करोगे। एक और चीज़ है, आप पूरे देश में देख रहे हो क्या माहौल है। जितने लोगों ने गलत काम कर रखे हैं, जब उन पे EDI CBI के केस बनते हैं, वो तुरंत जाके उनकी पार्टी जो शामिल कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए हमें भरोसा था आज नहीं तो कल जेल से छूट ही जाएंगे। कुछ गलत तो कर ही नहीं रखा, कोर्ट में साबित कैसे करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट में कितनी डांट पड़ी इन लोगों को। तो जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, बहुत कांटे होते हैं, बहुत कांटे होते हैं। इट्स अ वेरी टफ जर्नी। चारों तरफ से आपके ऊपर अटैक होता है, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जब आप सच के रास्ते पे चलते हो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि ये जर्नी कोई फूलों की सेज नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि जितने भी एलिगेशंस हम सुनते हैं, बिकॉज आई थिंक वेदर ऑन द स्केल ऑफ पावर और नॉट, ऑन द स्केल ऑफ पॉपुलैरिटी, यू आर close to the top 2 or 3 most popular politicians in India, and part of the credit goes to media because you're always in media, and you're always in media for something bad, at least more recently, and you're saying all those things are baseless, generally speaking. फिर पॉपुलर कैसे हूँ भाई? पॉपुलर तो तभी हूँ जब जनता को लगता है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, जनता को लगता है कि मीडिया जो दिखा रहा है वो गलत है। आपने एक बात बोली थी अभी कि ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। टू दैट इफेक्ट, don't you think you joining the India Alliance then kind of nullifies this claim? वो नेशनल लेवल पे हम कोई अभी इस टाइम आज की डेट में हम कोई वो नहीं है कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। तो नेशनल लेवल पे आपको पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से एक अलायंस का हिस्सा बनना पड़ता है, सो दैट आप नेशनल लेवल पे चुनाव लड़ सको। दिल्ली का चुनाव हम अलग लड़ रहे हैं अपने, हाँ, पंजाब का भी अलग लड़ते हैं हम अलग से। जी, पर मतलब ऑप्टिक्स में मेरे को याद है आपकी तो शुरुआत ही, इट स्टार्टेड ऑफ एज अ फाइट अगेंस्ट शीला दीक्षित एंड दैट सॉर्ट ऑफ फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड देन नॉट एनी इंडिविजुअल, यस, और नॉट एनी पार्टी, राइट। फाइट अगेंस्ट करप्शन चलेगी हमारी, राइट। लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर
आम आदमी पार्टी जो कि केवल 2 स्टेट्स के अंदर है, कोई नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा वो नहीं कर सकती, एंड दैट इज द रीजन दैट यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द अलायंस. And then why not join BJP as an alliance partner? बिकॉज आई डोंट थिंक आज की जो बीजेपी है वो अच्छी है. मतलब जिस तरह से कम्युनल है, टॉक्सिक है, मार काट करते हैं, वो गाली गलोच करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं. आई डोंट लाइक दैट पार्टी. And you think that is true for the top leadership या lower level workers? अब किसी वजह से भी कहिए कि पूरी पार्टी उनकी वैसी हो गई है. Or in comparison, you think Congress is no Now longer? there are two, so you have to choose one of the two. And one of they are secular. So that works. And so the Aam Aadmi agenda is no longer corruption; it is now more secular and communal. सारे एजेंडा होते हैं, लेकिन आज की Priority. डेट में नेशनल लेवल के ऊपर अगर आप दोनों अलायंसेस देखें तो मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस अपीयर्स बेटर. If Aam Aadmi Party wins the election, will you be CM? जब मैं जेल से निकल के आया था तो मुझे कोई इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं थी. मैं कंटिन्यू कर सकता था एज अ CM. सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई थी. पर मेरी जिम्मेदारी जनता के प्रति है. जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत विश्वास किया है. तो मैंने ऐलान किया कि मुझे नहीं पता जनता मेरे बारे में क्या सोचती है. जैसे अभी आपने कहा, हैज़ योर इमेज टेकन अ बीटिंग. Yes. सो मैंने जनता को बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो. अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा. अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दे के दोबारा जिताना, तब मैं कुर्सी पे बैठूंगा. तो अगर अब जनता मुझे वोट दे के दोबारा करती है तब मैं CM बनूंगा. That's a very smart move, sir. मतलब I'm not saying this in a bad way, but like doing this, आप अपने ओपोनेंट्स को काफ़ी साइलेंट कर सकते हो ऐसे. अब जनता ने मेरे को वोट कर दिया, that means I'm not बेईमान है. पर मुझे उस टाइम इस्तीफ़ा देने की भी क्या ज़रूरत. But it was purely a moral play, हाँ. मुझे अंदर से लगा, मैंने किया. ठीक है. एक और कॉमन क्रिटिसिज्म सर जो आपकी सरकार और आपको लेके आती है वो है अबाउट फ्रीबीज. और हम इस बारे में जब मिले थे, इस बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक रेस टू द बॉटम फ्रीबीज स्टार्ट कर रही है कि हम इनको 2100 रुपये देंगे, इनको 5100 रुपये देंगे, उससे और पार्टीज जंप इन कर रही हैं, हम इनको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे. इज दैट नॉट अ प्रॉब्लम सर? बिकॉज फिर तो आदमी, मतलब पॉपुलेशन को हम इतना इंटेलिजेंट भी नहीं समझ सकते कि वो फ्रीबीज लेके वो और मांगेंगे. अच्छा, अडानी को कितने फ्रीबी मिलते हैं? आप बताओ सर. मुझे आप ही बताओ. मैं तो सर जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आपको बताना पड़ेगा. देखो, हाँ, तो जब भी इसकी बात होती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये गरीब तो निकम्मे हो जाएंगे, कामचोर हो जाएंगे, घर बैठ के खाएंगे. और उसको तो लाखों करोड़ों, पता नहीं अरबों रुपए तुम दे देते हो यार ऐसे ही. वो तो आज तक कामचोर नहीं हुए, वो तो आज तक निकम्मे नहीं हुए, वो तो अभी भी लगे हुए पैसे बनाने में. किसी को एक MP जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको कितनी फ्री बिजली मिलती है? कितनी? लगभग 4000 या 5000 यूनिट पर मंथ, जो कि बहुत होता है. बहुत होता है. मैंने अगर एक आदमी को, एक परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली दे दी तो क्या आफत आ गई यार. उसको थोड़ा सा राहत ही तो मिल गई. इन लोगों ने इतनी महंगाई कर रखी है तो उसको थोड़ी सी फ़ायदा हो गया. उसको बेचारे को थोड़ा, इतनी गरीबी से थोड़ी सी, उसे महंगाई से थोड़ी राहत मिल गई. मैंने अगर उसके बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बना दिए. आप मेरे को ये बताओ, इस दुनिया में एक कंट्री बता दो जो डेवलप्ड हो गया और जहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं है सबके लिए. हाँ, नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती. तो अगर आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, विश्व गुरु बनाएंगे, विकसित देश बनाएंगे, फलाना ढिमका, ये वो. The necessary condition, not sufficient condition, necessary condition for the country to become a developed country is that your country should have good education for each and every child born in that country. हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को, गरीब हो या अमीर हो, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए. तब तक मेरा देश डेवलप्ड नहीं बन सकता. अदरवाइज ये हवाई बातें हैं, विश्व गुरु और ये सब कहने की बातें हैं, जुमले हैं ये. पर तो अगर मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूँ और फ्री शिक्षा देता हूँ, मेरे जैसा तो राष्ट्र निर्माण कोई कर ही नहीं रहा. अगर मैं अपने लोगों को अच्छा इलाज देता हूँ, उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाता हूँ, अच्छा फ्री इलाज देता हूँ, कितने सारा यूरोप देख लो, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, UK में सारी हेल्थ सर्विसेज फ्री हैं. जापान,
एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, तो जो सर्विसेज उनके देश में फ्री है मैं अगर दे रहा हूँ कौन सी गलत कर रहा हूँ? मैं अपनी महिलाओं को फ्री, मेरे ख्याल से जर्मनी में तो उन्होंने सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही फ्री कर दिया है, तो मैं अगर महिलाओं को फ्री बस सर्विस दे रहा हूँ कौन सा बुरा कर रहा हूँ यार? पैसे खा के तो नहीं भाग रहा, अपनी जेब में, वो कह रहे हैं जेब में डाल लो, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, थोड़े हमें भी पहुँचा दो, वो मैं नहीं करता। मैं पैसे खाता नहीं हूँ, मैं अपनी जेब में नहीं डालता, मैं जनता के पैसे जनता पे खर्च कर रहा हूँ यार। मैं अभी आ रहा था ना सर, बिल्कुल यहाँ इंडिया गेट पे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, बड़ा नया सा लग रहा था, उस पर लिखा हुआ था, बीजेपी का पोस्टर था, उस पर लिखा हुआ था कि ये 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, इन्होंने पंजाब में भी नहीं दिए। तो चलो एक मैं आपका पॉइंट एडमिट कर लेता हूँ कि हाँ आप राष्ट्र निर्माण कर रहे हो, आप सबसे गरीब तबके को वो ज़रूरतमंद चीज़ें दे रहे हो जिससे वो आगे बढ़ सकें, केवल गरीब को नहीं, हाँ मिडिल क्लास को भी, मिडिल क्लास को भी। पर इस क्लेम पे आपका क्या कहना है कि पंजाब में तो हुआ नहीं? दे देंगे, अभी तो है सरकार हमारी, कहाँ जा रहे हैं, दे देंगे। उनके पास ले दे के बस यही है। आप अगली बार बीजेपी वाले का किसी का करो, उनसे ये पूछना चुनाव किन मुद्दों पे लड़ रहे हो, मुद्दे क्या हैं? मैं जब पॉलिटिक्स में नहीं आया था ना, मैं जब एक्टिविज्म में था, एनजीओ चलाता था, तो देखता था स्कूल इतने ख़राब हैं, अस्पताल इतने ख़राब हैं, सड़कें इतनी ख़राब हैं। मैं मन में यही सोचता था ये पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे को गालियाँ ही देते रहते हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस को गाली देते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को, ये बात ही नहीं करते हमारी प्रॉब्लम्स की। क्यों नहीं करते? ये पूरा बीजेपी चुनाव जो दिल्ली में लड़ रही है, इनसे लोग पूछते हैं अभी 5 साल तुमने क्या किया, तो कहते केजरीवाल को गालियाँ दी, अगले 5 साल क्या करोगे, और गालियाँ देंगे। तो बस गालियों के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। मैं जब जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैंने तुम्हारे स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, सीवर बनाया, ये किया, वो किया। इस पूरी रिसर्च के सिलसिले में एक आर्टिकल मेरे सामने आया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, एक्चुअली वो पुल अप कर सकते हो क्या? उसमें एक रिपोर्ट थी कि 31 साल में पहली बार दिल्ली जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट में जाने वाला है। तो इन चीज़ों का आपस में क्या लेना देना है? नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। पर ऐसे हालात कैसे आए हैं? आ जाते हैं कई बार, कई ज़्यादा खर्चे होते हैं, बट उसका ये जो फ्रीबीज या जो आपके सब्सिडीज हैं इनसे कुछ लेना देना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं जाने देंगे। जब मैं नया नया सीएम बना था तो हम इस बात पे बने थे कि मैं आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा। उस टाइम ये लोग चिल्लाते थे कि बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी तो पैसे कैसे बनाएगी सरकार, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, लॉस में चली जाएगी सरकार, पैसे कहाँ से आएंगे। कर दिए मैंने, डेफिसिट नहीं हुआ। 10 साल से CAG की रिपोर्ट है जो कहती है दिल्ली इज़ द ओनली स्टेट इन द कंट्री विच इज़ रेवेन्यू सरप्लस ओनली फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। हमारे पहले डेफिसिट में जाता था बिफोर आम आदमी पार्टी, बिफोर 2014 इट वाज इन डेफिसिट। हमने इसको सरप्लस में किया, आज तक सरप्लस में चल रहा है। इनकम टैक्स का बंदा हूँ, अकाउंट्स आते हैं। तो कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, मैं कहता हूँ जादूगर हूँ मैं, अकाउंट्स का चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। सर पता नहीं इससे शक ना हो जाए लोगों को काफ़ी। आप सर अभी कह रहे थे कि ये लोग आपस में एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, मुद्दा सॉल्व नहीं करते। ऑन दैट इशू मैं जेन्युइनली, मेरे को नहीं पता सर ये मैं किससे बात करूं, ठीक है? मैं जब भी किसी पॉलिटिशियन से कभी भी बात करूंगा ना पॉडकास्ट पे, ज़रूर पूछूंगा सर क्या हो रहा है हवा का, दिल्ली में हवा, दिल्ली के आसपास, मैं फरीदाबाद रहता हूँ, कैसे होगी सॉल्व? और यहाँ पे मेरे को होपफुली वो वाला आंसर नहीं चाहिए कि इनकी गलती है, जैसे आप कह रहे थे। मेरे को बताओ सर क्या इशू है, क्या कॉजेज हैं, और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज ये मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, हम सबके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के लिए अनहेल्दी सिचुएशन है। ये तो आप भी मानते हो? बिल्कुल। बताओ सर। सो आप ये देखोगे, अगर डेटा उठा के देखो तो लगभग पूरा साल, बारिंग 2 मंथ्स, दैट इज़ 15 अक्टूबर टू 15 दिसंबर के आसपास तक, ये 2 महीने छोड़ के बाकी टाइम पे दिल्ली का एयर जो है रिलेटिवली साफ़ होती है। उस वक्त दिक्कत नहीं होती। तो जब वो उस वक्त साफ़ होती है दिल्ली की एयर, तो जो दिल्ली का अपना पोल्यूशन है वो तो उतना ही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 15 अक्टूबर को अचानक से बहुत सारी ट्रैफिक आ जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं दिल्ली में, ऐसा तो नहीं। तो ये 2 महीने में होता है पराली की वजह से। और पराली में ये अब केवल 1 या 2 स्टेट की प्रॉब्लम नहीं बची है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की और सेंट्रल इंडिया की प्रॉब्लम हो गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज़्यादा पराली जली है। पंजाब, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स के अंदर पराली जल रही है। मेरा अपना ये मानना है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना से डील किया था, कोरोना नेशनल बीमारी थी,
एक स्टेट की बीमारी नहीं थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके सारे स्टेट्स को एक साथ लिया था और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनकी गाइडलाइंस मानी थी। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू फॉलो द सेंटर। सेंटर हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव और कोई चारा नहीं है। पराली कोई दिल्ली में तो जल नहीं रही, दिल्ली की हवा को बाउंड्री तो पता नहीं है कि भाई हवा मध्य प्रदेश से इधर आ रही है और इधर से उत्तर प्रदेश जा रही है हवा के। तो इसको इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट कैन बी डन। It's just that we all need to sit together and to work together. And what do you think about Punjab's involvement in this? Because पंजाब में काफ़ी कम हुई है, हमने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक ही फिगर दूंगा, जिस साल में हमारी सरकार बनी उसके पहले वाले साल में रफली 60 to 70,000 incidents of stubble burning were there. This has got reduced to 8 to 9,000 this year. So there's been a substantial reduction. We are doing whatever is best is possible for us. But it has to be done at pan-India level. Let's say we are coming up with an example where Punjab can be the model. I'm not even saying it's a model. No, I'm not saying. I'm saying this. This is my statement. I'm saying, hypothetically, the cameras don't exist. You and I are sitting in a room and I'm asking you this question because forget this podcast. मेरे को ये genuinely interest है जानने में कि एक तो पराली का जलना ज़रूरी क्यों है? चाहे वो 60,000 हो, चाहे वो 7,000 हो, पराली जलनी ज़रूरी क्यों है? उसके और कोई इलाज क्यों नहीं निकल के आते? बिकॉज सर आप इलेक्ट्रिसिटी की मेरे से बात कर लो और आप हॉस्पिटल्स की बात कर लो, मैं आपके साथ हूं। आप कह रहे हो मैं हेल्थ केयर साफ करना चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। पर हेल्थ केयर से पहले तो वेलबींग है और वो वेलबींग का सबसे बड़ा इशू तो पराली है। तो ये पराली जलनी ही क्यों चाहिए? वाई मस्ट इट बी बर्न्ड एंड वाई इज देयर नो अल्टरनेटिव फॉर इट? एंड देन हाउ कैन वी मेक, लेट्स से इफ यू एंड आई आर गुड फेथ, हाउ कैन वी नॉट फास्ट ट्रैक दैट प्रोसेस इन पंजाब? सो पराली जलती है क्योंकि जब वो किसान अपनी राइस को वो करता है, काटता है, फसल निकालता है, तो उसका नीचे स्टबल रह जाता है। अगली फसल उसको वीट की लगानी होती है। इसके और उसके बीच में 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन उसके लिए इनसफिशिएंट होते हैं और कॉस्ट इम्प्लीकेशंस होते हैं उसके कि वो उसको सारे स्टबल को काट के और वो करके और वीट के लिए अपने खेत को तैयार करें। तो उसके लिए सबसे ईजी होता है, तीली लगाई, जला दी, सारा खेत साफ हो गया और फिर गेहूं के लिए उसने तैयार किया। इसको हमें स्टबल को एसेट बनाना पड़ेगा। आज ये पराली जो है ये लायबिलिटी है। तो पराली से बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। पराली से कोयला बनता है और एनटीपीसी कोयला खरीदने को तैयार है। पराली से गैस बनती है, ये आईपी गैस लिमिटेड गैस खरीदने को तैयार है। जितनी गैस बनेगी वो कहते हैं हम सारी गैस खरीद लेंगे। पराली से गत्ता बनता है, पराली से कई सारे आइटम्स बनते हैं। अगर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से नेशनल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे पुश दिया जाए तो इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसमें कई इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं और वो इंडस्ट्रीज़ कई लोगों को जॉब्स दे सकती हैं। एंड पराली विल नो मोर बी अ लायबिलिटी, इट विल बिकम एन एसेट। और पंजाब लेवल पे आइसोलेटेड ये क्यों नहीं हो सकता? भूल जाते हैं। पंजाब में कर रहे हैं हम। हाँ। कई कंपनीज़ को लेके आए हैं, उन कंपनीज़ ने इसका कोयला बनाने की, गैस बनाने की फैक्ट्रीज लगाई हैं। पंजाब में कर रहे हैं हम। मैं पंजाब में अभी हमें 2 ही साल हुए हैं। 2 years इज नॉट सच अ बिग टाइम दैट यू कैन सॉल्व सच अ बिग प्रॉब्लम। आई हियर यू। द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग इज कि सपोज मैं अनडिसाइडेड दिल्ली वोटर हूँ या सपोज मैं अनडिसाइडेड वोटर हूँ, ओवरऑल मेरी कोई फिक्स्ड एलिजेंस नहीं है, क्योंकि एक बार एक आदमी की वो फिक्स्ड एलिजेंस हो जाती है ना उस टाइप की, स्पेसिफिकली अर्बन वोटर्स की, जो सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया वाले लोग हैं, हमें पता है कि ये आदमी इस कैंप का है ना, ये चेंज नहीं होगा। तो मैं अगर एक न्यूट्रल वोटर हूँ एंड आई एम गोइंग टू वोट एंड आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट व्हाट क्राइटेरिया टू वोट यू ऑन, आई विल लिसन टू यू एंड आप मेरे को बोलोगे प्रखर देखो, डेवलपमेंट देखो, चाहे आप एजुकेशन की देखो, चाहे आप हेल्थ की देखो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की देखो हमने क्या किया है। मैं बोलूँगा सर मैं देख रहा हूँ, पर ना मेरे को यमुना साफ दिख रही है, ना मेरे को हवा साफ दिख रही है। जो चीज़ें मेरे को डेली दिख रही हैं उनमें मेरे को दर्द हो रहा है। तो मैं हॉस्पिटल तो सेकेंडरी हो गया मेरे लिए। एंड सो माई कंसर्न इज दैट even with the development you're offering, that you claim nobody else in the country is offering, key parameters that I observe every day break my heart. And the truth is, even before health, they break my heart. मेरा दिल टूट जाता है कि यार अब मैं with all the money I may make, how do I solve this for my father or my mother? आप भी खांस रहे हो सर, like कहीं तो उसकी एक अर्जेंसी रिफ्लेक्ट होती होगी यार कि हमारी भी तबीयतें खराब हो रही हैं। मैं सहमत हूँ आपसे। एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं तो पर्सनली त्रस्त हूँ, हम सब लोग त्रस्त हैं। और मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं पंजाब के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं और क्या करूँ, ये मेरे से बियॉन्ड है।
तो सर लेकिन क्यों नहीं- बाकी चीज़ें जो हैं, आपने यमुना की बात की, मैं और भी एक दो चीज़ों का एग्जांपल दूंगा। यमुना साफ़ हो सकती है और यमुना साफ़ हम करेंगे। क्या रुकावट है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। यमुना आती है और यमुना वज़ीराबाद तक साफ़ होती है, उसके बाद पल्ला तक आती है, फिर उसके बाद उसके अंदर दिल्ली का सारा सीवर गिरने लग जाता है। वहाँ तक साफ़ है यमुना। उसके बाद दिल्ली का सारा सीवर गिरने लग जाता है। इधर से शाहदरा ड्रेन आती है जो यूपी का सारा गंदा लेके आती है पानी, और इधर से नजफगढ़ ड्रेन आती है जो हरियाणा का बादशाहपुर ड्रेन से सारा गंदा पानी लेके आती है। ये तीनों चीज़ें मिलके पूरी यमुना को मैली कर देते हैं। इट वाज अ ह्यूज वर्क, बहुत बड़ा काम था। दिल्ली में 1780 कच्ची कॉलोनियाँ हैं। कच्ची कॉलोनियाँ मतलब इलीगल कॉलोनीज़ जो किसानों ने काट काट के बेच दी। उनमें कोई सीवर सिस्टम नहीं था जब हमारी सरकार बनी। अब हमने लगभग सारी कच्ची कॉलोनियों में सीवर पाइपलाइंस डलवा दी हैं, सीवर सिस्टम डलवा दिया, सीवर नेटवर्क डलवा दिया है। दिस वाज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये जो सीवर सिस्टम डला है, इस सीवर सिस्टम को हमें डाइवर्ट करके अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाना है। वो अब ले जा रहे हैं। जितने दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, हम उन सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी को 1.5 टाइम्स कर रहे हैं। वो भी काम लगभग कंप्लीट हो गया, 1-1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब ये सारा सीवर जो है जो यमुना में जा रहा है, ये सीवर जब हमारे STPs के अंदर जाना चालू हो जाएगा तो यमुना में सीवर गिरना बंद हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद ये शाहदरा ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन जो है, इसके लिए भी हम अलग से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे हैं और इनका भी सारा डाइवर्ट करके हम STP पे ले जाएंगे। तो मुझे ये यकीन है कि अगले 5 साल के अंदर, मैंने ये 2020 में प्रॉमिस किया था दिल्ली के लोगों को कि मैं आपकी यमुना साफ़ कर दूंगा 5 साल में। ये मुझे अंदर दर्द होता है कि मैं अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि पहले 2.5 साल कोरोना आ गया। कोरोना में ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, सब सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी। उसके बाद इन्होंने इस फर्जी केस में फंसा दिया हम लोगों को। मेरी टीम बिखर गई, कभी सतेंद्र जैन अंदर है, कभी मनीष अंदर है, कभी मैं अंदर हूँ। अब हम सारी चीज़ों से निपट लिए हैं। नेक्स्ट 5 years सीम टू बी क्लीन। तो अब ये यमुना हम आराम से, और काफ़ी काम इस दौरान हो गया है कि सारे कच्ची कॉलोनी में सीवर सिस्टम पड़ गया है, STPs जो हैं वो उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। सो आई थिंक वील बी एबल टू नाउ अचीव यमुना क्लीनिंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मैंने 2 प्रॉमिस और किए थे दिल्ली के लोगों को जो मैं पूरे नहीं कर पाया। एक, मैंने कहा था मैं आपको 24 घंटे पानी नल से दे दूँगा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। आप सीधे ग्लास नल पे लगा के पानी पी सकते हो, यू डोंट नीड जैसे दिल्ली में पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे तो जनरेटर ज़रूरत पड़ती थी, इन्वर्टर ज़रूरत पड़ती है। आज हर घर में RO है, RO की ज़रूरत पड़ती है, फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ती है जी। मैं ऐसा पानी पिला दूंगा आपको कि कोई RO की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक डेमो अभी 2 दिन पहले दिया है मैंने। हाँ, मैंने सुना। काम शुरू हो गया है। तो राजेंद्र नगर में, पांडव नगर में, DDA फ्लैट्स में एक कॉलोनी के अंदर 24 घंटे साफ़ पानी पीने का, मैं वहाँ से सीधे नल से पानी पी के आया हूँ सबके सारे कैमरास के सामने। तो 24 घंटे पानी आ रहा है, नल से पानी आ रहा है। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हैज़ बिन गिवन। अब ये पूरी दिल्ली में फैलेगा। एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि पानी लाओगे कहाँ से? दिल्ली में तो पानी की कमी है भाई, 24 घंटे पानी देने के लिए पानी तो लाना पड़ेगा। तो दिल्ली में अभी 1000 MGD पानी बनता है, प्रोडक्शन होती है। हमें लगभग 1250-1300 MGD पानी चाहिए। तो सारा, अब हम जो मर्जी कर लें, यूपी से मांगे, हरियाणा से मांगे, कोई नहीं देने वाला पानी। आज की डेट में पानी पे तो वॉर होंगे फ्यूचर में कहते हैं। तो हमने देखा है कि ट्रांस यमुना एरिया जितना है, यमुना पार, वहाँ पे 3-4 फुट पे गड्ढा खोदो पानी आ रहा है। तो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत हाई है, तो वहाँ से पानी क्यों ना निकालें? लेकिन वहाँ अमोनिया बहुत है पानी में। तो हमने डीअमोनाइजेशन प्लांट्स हम कुछ लेके आए पायलट बेसिस पे, वो लगाए, उससे पानी बिल्कुल साफ़ हो गया। तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है, हार्ड वाटर है बहुत, वहाँ RO लगाए हमने पायलट बेसिस पे, पानी साफ़ हो गया। तो अब मैं, और साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, इसमें ग्राउंड वाटर में बहुत बड़े बड़े एक्वीफर्स हैं, बहुत बड़े बड़े, वेरी लार्ज। जिसमें एक्वीफर्स आप ये मान लो कि अंडरग्राउंड एक तरह से तालाब है पानी का। अच्छा, ठीक, हाँ, है ना।
तो वो आइडेंटिफाई किया, उसमें हम ड्रिल करके वहाँ पे हम पानी निकालेंगे उससे। तो लगभग 200 mgd पानी यहाँ से आ जाएगा, 100 mgd पानी इन एक्वीफर से आ जाएगा। ये लेकिन हार्ड वाटर है, इसका भी RO लगा के इसको सॉफ्ट कर लेंगे। और जो यमुना वज़ीराबाद पल्ला से वज़ीराबाद और पल्ला के बीच का जो सेक्टर है, वहाँ पे पानी बिल्कुल साफ़ है यमुना का। वहाँ पे यमुना के किनारे पे हम बोरवेल करेंगे और 100 mgd पानी वहाँ से लेंगे। तो 1400 mgd पानी हम बना लेंगे दिल्ली के अंदर। इस पानी को साफ़ करके आपके UGR में डाल के और UGR से हम लोगों को पानी पिलाएंगे, तो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जब हम प्लीज, अगर मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है, मेरे से बिजली ठीक करा लो मेरे से पानी दिलवा लो मेरे से पोल्यूशन ठीक करा लो। पॉलिटिक्स नहीं आती मेरे राजनीति भारी पड़ती है। राजनीति भारी पड़ती है, वो उनको आती है उनसे पूछ लेते हैं सर फोन करके। नहीं सर, आप मेरे से ये कह रहे थे जब मैं लास्ट टाइम से इस बारे में बात कर रहा था कि मैं पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, अगर ये करने दे तो कुछ उसमें रुकावट भी है? करेंगे, ये बहुत रुकावटें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने CCTV कैमरे लगाए दिल्ली में। आपको जान के ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया में आज की डेट में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे दिल्ली में हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। Delhi has 1850 CCTV cameras per square mile, right, which is more than New York, London, Tokyo, anywhere in the world. सबसे ज़्यादा मैंने लगवाए हैं, 3 लाख CCTV कैमरे मैंने लगवाए हैं। CCTV कैमरे लगाने के लिए दिल्ली में क्या है कि हर फाइल LG पे जाती है। बाकी स्टेट्स में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर इज़ द लास्ट स्टॉप। चीफ मिनिस्टर फाइल साइन कर दी, नीचे इम्प्लीमेंटेशन के लिए चले। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के बाद LG के पास जाती है। CCTV की फाइल 2 साल तक ऊपर नीचे होती रही। मोहल्ला क्लिनिक मैंने बनाए, 2 साल तक फाइल ऊपर नीचे क्वेरी लगा के भेज देते हैं, तो दिल्ली में डिले तो होते हैं। मैं काम रुकने नहीं देता, लेकिन कोई भी कर आगे हाथ पैर जोड़ के पकड़ के कर देते हो। आप कह रहे थे 2 प्रॉमिसेस और रह गए जो तो आपने, एक ये पानी का था, एक यमुना का था, और एक दिल्ली की सड़कों को मैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की बनाना चाहता हूँ। दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री। प्लीज सर, प्लीज कर दो, प्लीज सर, मैं बता नहीं सकता। कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री, इसका भी पूरा प्लान है मेरे पास। कि जैसे जो हमारी सड़कें हैं उसमें एक तो है ब्लैक टॉप, एक है सेंट्रल वर्ज, एक है फुटपाथ, देन हॉर्टिकल्चर, देन पेंटिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पेंटिंग, फुटपाथ की पेंटिंग, ये इन सब का हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेंडर बनाया और 10 साल का हमने मेंटेनेंस का वो कहा है कि भाई अगर तू नहीं करेगा तो तेरी तनख्वाह कटेगी और तेरे को इसके बाद तेरे को पैसे बाद में मिलेंगे, मतलब एक साथ नहीं मिलेंगे। सो ये अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं दिल्ली के अंदर, हम ये भी करने जा रहे थे 2 साल, इन्होंने हमारे ये जेल के ड्रामे में ख़त्म हो गए, नहीं तो 2 साल पहले ही हमने बना लिया था। हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी इसका आपको 4-5 जगह दे देते दिल्ली के अंदर, पर ये भी हो जाएगा। दिल्ली के अंदर हम आपको अच्छी सड़कें बना के दिखाएंगे। वैसे सर एक बात बोलूँ, अगर यमुना और सड़कें ऐसी चीज़ें हैं, मतलब देखो सर, आपका जो सेड एजेंडा और उस पर एग्जीक्यूशन है ना, वो डेवलपमेंट और से आप एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, मेरे को नहीं लगता, मैं पेसिमिस्ट हूँ, मेरे को नहीं लगता कि उस पर वोट नेसेसरीली पड़ते हैं। हो सकता है आपकी रीडिंग अलग हो, पर जो ये इमोशनल चीज़ें हैं ना सर, कि यमुना साफ हो गई, सड़कें ठीक हो गई, जो आदमी को सारा वक्त दिख रहा होता है, वो आदमी के दिमाग में सबकॉन्शियसली जो नैरेटिव क्रिएट करता है ना कि यार ये जो बोलते हैं करते हैं। मतलब आई थिंक अगर आप यमुना साफ कर देते हो ना, यू विल बी वेरी अनडिफीटेबल इन द दिल्ली एरिया, बिकॉज पीपल विल सी इट, पीपल कैन पॉइंट टू इट, बी लाइक देखो साफ हो गई, हम इतने दिनों से यहाँ पे झाग दिखा करते थे। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे, अच्छा, लेकिन मैं यमुना फिर भी साफ करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वोट की राजनीति करने के लिए नहीं आया। वोट की राजनीति तो ये लोग कर ही रहे थे, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये लोग कर ही रहे थे, वो करने के लिए मैं नहीं आया। मैं जब स्कूल बनवाता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि इसकी वजह से मेरे को वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं जब अस्पताल बनवाता हूँ, मैं ये नहीं देखता इसकी वजह से मेरे को वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं काम करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और काम करने में मेरे को मज़ा आता है। देश के लिए काम करने में, जनता के लिए काम करने में मेरे को मज़ा आता है। जब देश की तरक्की होती है मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आज मुझे सुकून मिलता है कि मेरे 18 लाख बच्चों का भविष्य बन गया है, जिनका भविष्य अंधकार में था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये डेवलपमेंट ना हो, मेरे लिए तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि 18 लाख बच्चे जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनका भविष्य बन गया है।
मरूंगा तो एक सुकून होगा दिल के अंदर कि मैंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छा इलाज का इंतजाम किया। गरीब क्यों? मैंने बताया आपको 4 लाख मिडिल क्लास के बच्चे अब इन स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। और क्या शानदार एजुकेशन सिस्टम हो गया है। मतलब अभी पेरिस होके आए हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे ये तो मैं जब काम करता हूँ मैं ये नहीं देखता मेरे को इसका वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के लिए हम अपनी अलग राजनीति करते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन सर, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत अंडर डिस्कस्ड फैक्ट है कि सोशल मोबिलिटी इंडिया में बड़ी स्लो है। पीढ़ियां लग जाती हैं आदमी को गरीबी से निकलने में, फिर पीढ़ियां लग जाती है मिडिल क्लास से निकलने में, और फिर कहीं आदमी जाके संपन्न होता है। और एजुकेशन आई थिंक इज अ बिग कंट्रीब्यूटर। आई एग्री। एजुकेशन में एक पीढ़ी के अंदर आप अपनी गरीब क्लास को मिडिल क्लास में ले जा सकते हो। वन जनरेशन वुड मीन 13 years 14 years। Right. एक बच्चा यहाँ से शुरू हुआ, ग्रेजुएशन करके निकला, कंप्यूटर इंजीनियर कुछ बन के निकलेगा। एक जनरेशन में आप देश को गरीबी से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन वो बिलीफ चाहिए जो आज तक आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी ऑफ आवर forefathers. I have huge respect for all our earlier prime ministers, the earlier politicians जो थे, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं किसी के दिमाग में आई, या ये बिलीफ क्यों नहीं था कि यार एजुकेशन पे करते हैं सब कुछ। और उन दिनों में मैं पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ, उन दिनों में 50s के अंदर बाकी देश, जापान और ये सब कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा था। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा था। बच्चों को पढ़ाओ। हमने नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को। मैं तो आज भी कहता हूँ बाकी सारी चीज़ें छोड़ के अगले 5 साल में देश को पढ़ा डालो यार। एक सर और बड़ी कॉमन क्रिटिसिज्म, या फॉर दैट मैटर क्रेडिबिलिटी बीटिंग जो आपके लिए आती है या आपकी पार्टी के लिए आती है, वो ये है कि कई सारे फाउंडिंग मेंबर्स जो कि अपने आप में बहुत बड़े स्टॉलवर्ट्स थे, वो सब कैंप छोड़ गए। क्या हुआ एंड हाउ डू यू परसीव दैट, एंड प्लीज टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दैट। मैं देखिए किसी इंडिविजुअल पे कमेंट नहीं करूँगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ लोग जाते हैं छोड़ के, कुछ लोग आते हैं, कोई भी वो होती है तो लोग आते जाते रहते हैं। सम ऑफ देम वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। सो किसी की कोई एम्बिशंस होती हैं, किसी के कुछ और रीजंस हो जाते हैं, किसी के कुछ होते हैं। मैं इंडिविजुअल्स पे नहीं जाऊँगा, बट आई वुड ऑलवेज होप एंड एक्सपेक्ट कि कभी ना कभी किसी ना किसी समय सब लोग वापस आ जाएं। तो एंड डू यू अंडरस्टैंड हाउ फ्रॉम द आउटसाइड इट लुक्स अ सर्टेन वे? मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल डिक्टेटर है। सर डिक्टेटर भी, मतलब ये तो किसी ने कहा ही होगा, लाइक दिस इज अ सेड स्टेटमेंट ना, कि पार्टी पॉलिसी डेमोक्रेटिक नहीं है, कौन सेंटर में रहना चाहिए। ये बताओ, हाँ, इतने सारे लोग जो आज मौजूद हैं मेरे साथ, वो सारे भी तो मौजूद है ना। पार्टी बढ़ी है ना, छोटी तो नहीं हुई है ना, ग्रो की है ना। तो अगर कुछ लोग 5-7 लोग, टोटल मिला के 5-7 लोग ही होंगे जो छोड़ के गए हैं। सो उनके अलग अलग कारण हैं। किसी का पर्सनल एम्बिशन है। अगर मैं खराब होता है या मैं जो आरोप लगता है जो भी छोड़ के जाता है केजरीवाल डिक्टेटर, तो आतिशी मेरे साथ क्यों होती, तो बहुत राघव चड्ढा क्यों होता, संजय सिंह क्यों होता, मनीष सिसोदिया क्यों होता, सत्येंद्र जी, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं। ईच वन ऑफ देम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। सो यू आर सेइंग दैट इट इज पर्सनल रीजंस व्हाई दे माइट हैव लेफ्ट एंड देन दे हैव मेड इट टू बी सच। एवरीवन, मैं किसी पे दोष नहीं कर रहा। एवरीवन हैड हिज ओन रीजंस। हम कोई एनिमिटी नहीं क्रिएट कर रहे, बट दैट इज योर पब्लिक स्टेटमेंट as to how voters should understand this, कि ये कुछ आपस में सबका अपना अपना अलग रीजन था। मैं सर जब मैं रिसर्च पुल कर रहा था ना, मेरे को एक किताब मिली। आई थिंक दैट बुक इज रिटन बाय समबडी कॉल्ड जैस्मिन शाह। Is the name correct? Right? Yeah. It's called Delhi Model. Yeah. Tell me a little more about Delhi Model. I know you've mentioned some things about health and education. Is there something you haven't told me about the Delhi Model? 2-3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है कि हमने इंसान पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, ह्यूमन कैपिटल, विच नो वन हैज़। ह्यूमन कैपिटल में आपका हेल्थ और एजुकेशन सबसे ज़रूरी आता है। इस पे सबसे आज हमारे 140 करोड़ लोग हैं देश में। हम कहते हैं पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी लाइबिलिटी है पॉपुलेशन। इसको हम एसेट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते? और एसेट की तरह सोचते क्यों नहीं है? सब एक्सपेंशनिस्ट है, हम डिफीटिस्ट हैं। हाँ, हमें ऐसे सोचना चाहिए 140 करोड़ आदमी अपना है। 140 करोड़ लोगों को तो हम रूल कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अगर एक एक आदमी को कैपेबल बना दें।
बिल्कुल सही बात है। उसको अच्छी एजुकेशन दे दो, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दे दो, पढ़ा लिखा दो। देखो वो पूरी दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर फिर एक्सपोर्ट करना चालू कर दो अपने इंडियंस को। देखो पूरे दुनिया में छा जाएंगे। अभी हमारे सब लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी बने हुए हैं। बिल्कुल, इसको एसेट बनाया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हमने वो किया। और दूसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वो था ईमानदारी। जो इतने सारे काम किए, सब मेरे से पूछते हैं यार पैसा कहाँ से आया, और तुमने सरप्लस बजट भी दे दिया, घाटा भी नहीं हुआ। तो पैसा एक ही चीज़ से आया कि हमने हर प्रोजेक्ट में, जैसे आज ही अतिशी एक इनॉग्रेशन करके आई एक वहाँ पे हमने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे 50 करोड़ कम में हमने फ्लाईओवर कंप्लीट कर दिया। कभी होता है? नहीं होता। मतलब सरकारी प्रोजेक्ट जब चालू होता है, एक रानी झांसी फ्लाईओवर है दिल्ली में, वो बीजेपी वालों ने बनवाया हमसे पहले। वो 70 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो बनते बनते 700 करोड़ का पहुंच गया। और जो 15 डेडलाइन उसने डिफीट की। हम टाइम से कम पे करते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट बचती है, और 50 करोड़ का इसी तरह से हर प्रोजेक्ट पे हमने पैसे बचाए हैं। और पैसे बचा बचा के हमने उतने ही पैसे में और ज़्यादा काम कर दिया। ना नए टैक्स लगाए, ना लोन लिया, ना रेवेन्यू लॉस हुआ, उसी पैसे में कर दिया। कितना आसान है सर ऐसे काम में पैसे बचाना? मतलब मेरा सवाल, नियत होनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ नियत की बात है? नियत की बात है। देखिए मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने सोचा मेरे में ऐसा क्या है कि हम इतने काम कर रहे हैं, हमसे पहले हमारे से दूसरी सरकारों ने क्यों नहीं किया। जब आपके पास एक फाइल आती है प्रखर, आप उसमें दो तरह से सोचते हो साइन करने के पहले। अगर आपकी नीयत ख़राब है तो आप ये सोचते हो कि इस फाइल से मेरे को कितने मिलेंगे, हर फाइल पे इस फाइल से मेरे को कितने मिलेंगे। और जब तक उतने नहीं मिलते तो आप क्वेरी लगाओगे, फाइल लेके बैठ जाओगे, काम नहीं होने दोगे, ये करोगे वो करोगे। और जब आपकी डिमांड पूरी हो जाती है तो भाड़ में जाए क्वालिटी। तेल लेने गया, काम आपको कोई लेना देना नहीं, काम से काम हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपने पैसे बनाते हो। और अगर आपको काम करने हैं तो आप ये सोचते हो यार इसमें और क्या क्या काम हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सतिंदर जैन हमारा प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है। वो मंत्री था पहले, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है वो, उसका दिमाग बड़ा तेज चलता है। तो जब एक फाइल आई कि हमें मेट्रो का कॉरिडोर बनाना है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मेरे से पहले 200 किलोमीटर मेट्रो बनी थी दिल्ली में। इतने सालों में मैंने 9 साल में 450 किलोमीटर मेट्रो बना दी। 2008 से 2014 के बीच में? 2008 नहीं, 1998 से। अच्छा, जब से बन रही है तब से लेके 2015 तक 200 किलोमीटर थी। हमने 9 साल के अंदर टोटल 450 बना दिया, 250 किलोमीटर एक्स्ट्रा बना दिया। आप बता रहे थे तो वो मेट्रो कॉरिडोर बनना था। तो इसका दिमाग चला, इसने कहा कि इसके ऊपर एक लेयर और बना देते हैं, एक फ्लाईओवर का और बना देते हैं, तो वो जो पिलर की कॉस्ट है वो बच जाएगी। सेम पिलर में मेट्रो डल गई, सेम पिलर फ्लाईओवर पे डल गया, मेट्रो हो गई, बस थोड़ा सा पिलर को और ऊंचा ले गए, एक लेयर और बन गया, उसके ऊपर गाड़ियां जा सकती हैं। तो कॉस्ट लगभग आधी हो जाएगी अगर हम एक लेयर और बना देंगे तो जब आपकी नीयत साफ होती है तो आप ये देखते हो इसी पैसे में मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे एक बारी जब हम शुरू में एक फर्स्ट फ्लाईओवर जब बना था वजीरपुर फ्लाईओवर, वजीरपुर फ्लाईओवर 350 या 350 करोड़ का बनना था। उसमें हमने 100 करोड़ रुपए बचा लिए, 250 करोड़ का बना दिया या 250 करोड़ का बना दिया हमने। तो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने सोचा इस 100 करोड़ का क्या करना है ये जो बच गया। तो फिर मैंने सतिंदर को बोला, मैंने कहा जरा कैलकुलेट करो कि अगर दिल्ली के सारे लोगों को हम अस्पतालों में सारा इलाज, दवाइयाँ मुफ्त कर दें अगर, तो कितने पैसे आएंगे। तो वो लेके आया, उसने कहा 250-300 करोड़ रुपए आएंगे। कुछ भी नहीं है यार। तो सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयाँ फ्री कर दी। जनरली आपको मतलब हाउ डज वॉक मी थ्रू हाउ यू फाइंड आउट अबाउट अ प्रॉब्लम एंड हाउ यू गो अबाउट सॉल्विंग इट? मतलब आपको फोन आता है कि यार यहाँ नीयत की बात होती है। जैसे किसी का एक बच्ची मिली मुझे, वो बच्ची ने मुझे बताया कि वो सीमापुरी में रहती है, उसका हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो गया।
बट शी डिडंट ज्वाइन। क्यों नहीं ज्वाइन किया? दूर था, आने जाने के पैसे नहीं थे। तब मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा ऐसी कई महिलाएं होंगी जो जॉब पे नहीं जा सकती, नौकरी मिल जाती है जॉब पे नहीं जा सकती। इट स्ट्रक मी। तो तब हमने महिलाओं का सारा बस फेयर फ्री कर दिया। तो ये आपने एक एनेक्डोट से ये समझा? उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा। देन आई डिस्कस विद माय कैबिनेट कोलीग्स, माय एमएलएज, फिर उसके ऊपर काम करना चालू करते हैं। बट इट स्ट्राइक्स यू कि ये जनता की प्रॉब्लम है। ये मास जैसे कोरोना के टाइम में एक ऑटो वाले का फोन, मेरे ऑटो वालों से हमारे काफ़ी पुराने, तो कई ऑटो वालों के पास मेरे नंबर हैं, वो मैसेज करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मैसेज आया एक का कि जी इस वक्त तो गुजारा भी नहीं चल रहा, सारे ऑटो बंद हो गए हैं कोरोना के टाइम। तो तब हमने 5-5 हज़ार रुपये हर ऑटो वाले के अकाउंट में डलवा दिया ताकि उसके घर के रोटी पानी तो चल जाए। तो जनरली इट इज अ डायरेक्ट थिंग कि आपको पता लगेगा किसी के थ्रू डायरेक्टली, फिर आप इन टच विद द पीपल, हाँ, तो आपको पता चलता रहता है। और फिर आप वहां से उसको अपनी कैबिनेट को रेकमेंड करोगे। फिर हम देन आई स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिस्कशंस विद सेवरल पीपल, और लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और जनता के साथ डिस्कस करते हैं, कैबिनेट्स के साथ डिस्कस करते हैं। सर आपका डू यू थिंक, जैसे ना हम जब छोटे थे स्कूल में हमें लगता था, और ये लिटरली ये बात इतनी फनी है बिकॉज दिस इज लिटरली अराउंड जब आप जन लोकपाल और ये सब कर रहे थे, तो मैं स्कूल में 10th 11th में रहूँगा, तो हमारे से स्कूल में डिबेट्स होती थी। हमें एक चाइल्ड, एक टीनेजर की मेंटालिटी ये होती है, अगर हमारी लीडरशिप करप्ट ना हो, एटलीस्ट तब थी, तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि उस टाइम स्पेशली बिकॉज एंटी करप्शन वाज सच अ बिग थिंग, जन लोकपाल की प्रोटेस्ट अलग चल रही है, सब हो रहा है, तो एक माहौल जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ, हम सोच रहे थे लीडरशिप अगर करप्ट ना हो, अगर लीडरशिप की नीयत तो करने की हो जाएगी। मैं भी ये सोचता हूँ। क्या ये सोच सही है? नीयत अगर सही हो, नीयत काम करने की, जैसे मैंने कहा ना, एक फाइल आई आपके सामने, अगर नीयत काम करने की है तो आप सोचोगे बिल्कुल अलग डायरेक्शन में। नीयत पैसा कमाने की है तो आप सोचोगे बिल्कुल अलग डायरेक्शन में। सारा खेल नीयत का है, और यही हमारे धर्मों में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है कि आप करते क्या हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सोचते क्या हो वो इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर अगर आपने अंदर सोच में अपना क्राइम कमिट कर दिया तो वो क्राइम कमिट हो गया। जो आपका दिल्ली मॉडल है उसमें लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए तो मैं समझ गया क्या ऑफर है। एक मेरी क्रिटिसिज्म, शायद इसलिए क्योंकि मैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से नहीं आता, मेरे को ऐसा लगता है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होनी चाहिए फॉर इंडियाज बेस्ट। मैं दे रहा हूँ ना, पानी दे दूंगा, बिजली दे दी, पर सड़कें बनवा दूंगा, दे रहा हूँ मैं वर्ल्ड क्लास। अभी जुम्मा 9 साल हुए हैं यार, 10 साल हुए हैं, और 75 साल का बैगेज हमारे ऊपर है। तो गिव मी अनदर 5 years, right? I will make Delhi into a world class city. Can I expect world class university infrastructure? Can I expect world class medical infrastructure? That is, देखो, government schools and government hospitals तो they will be good, they can be great, but world class is a different thing. So many sectors we'll have to work upon. I would say कि आज हमारा health का जो infrastructure है, at least private sector में, it's almost it compares with the best in the world, private sector का जो है. Right. Education के अंदर we need to do much more. Much more. Because forget about Delhi, even पूरे देश का, I don't think top 100 universities में कोई भी university. और सर वो ना होने के बावजूद भी मरे जा रहे हैं हम उन यूनिवर्सिटीज में घुसने के लिए. Like the fact is we are being dealt with mediocrity and we are dying to be part of mediocrity. And it pains me immensely जब मैं देखता हूँ हमारे बच्चे यूक्रेन के अंदर मेडिकल करने जा रहे हैं और सर फंस रहे हैं वहां, फिर उनको एयरलिफ्ट करना पड़ रहा है. हाँ, यूक्रेन में. मतलब आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हम सफिशिएंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं खोल सके. I think it is an unsaid crime, the number of people who... It's a simple demand and supply. Right. So there is some policy bottleneck. Demand है, supply है, मेडिकल कॉलेज खोलने वाले, अच्छे मेडिकल कॉलेज खोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे. तो सप्लाई भी है, डिमांड भी है, कहीं तो कहीं पॉलिसी बॉटलनेक है, जो कहीं ना कहीं नीयत का सवाल है. कोई किसी की नीयत कहीं खराब है जिसकी वजह से पॉलिसी सही नहीं बन पा रही है. ओके. मेरी टीम ने सर इन द रन ऑन द रिसर्च इन लोगों ने कुछ ना फुटेजेस और कुछ फोटोग्राफ्स पुल किए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आपका रिएक्शन चाहता हूँ उन पर. ठीक है? कैन यू प्लीज पुट अप द फर्स्ट इमेज और वीडियो व्हाटएवर यू हैव. ये कहाँ की फोटो है सर? ये मुझे लगता है बनारस की है. बनारस के स्टेशन पे एक दिन ट्रेन मिस हो गई थी तो वहीं सो गए थे. ये बनारस की है सर? मनीष सिसोदिया है. ये बगल इस तरफ? इस तरफ, ये जो येलो शर्ट वाला. बनारस में आप लोग क्या कर रहे थे? कभी गए होंगे हम लोग, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत घूमा करते थे हम लोग. अच्छा. तो
उसी टाइम की मुझे लगता है, ये मैंने काफ़ी देखी हुई है, कई लोग काफ़ी नेट पे घूमती रहती है। सो मैं भी सोच रहा था कहाँ की है, मुझे लगता है ये बनारस की है, इसकी ये volume? सुंदर नगरी की है। सुंदर नगरी में गली गली में हम मोबिलाइजेशन करते थे। ठीक है। तो मैं, अब ये देखो, उस टाइम में इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर था। हाँ। तो वहाँ से मैंने लंबी छुट्टी ली हुई थी इनकम टैक्स से। अच्छा। और दिल्ली की झुग्गियों के अंदर मैं गली गली में घूम के इस तरह से लोगों को जागरूक करता था कि तुम्हारा टैक्स है। हाँ मतलब इसमें माइक पे मैं यही बोल रहा हूँ हाँ कि कि टैक्स कौन कौन भरता है। कौन कौन टैक्स भरता है, हाथ खड़े करो। हाँ तो कोई हाथ खड़े नहीं करता। हाँ फिर मैं करता हूँ, तुम सारे टैक्स भरते हो। जब बाजार से माचिस खरीद के लाते हो तो उस पर एक्साइज होता है, सेल्स टैक्स होता है, तरह तरह के टैक्स होते हैं। और उस टैक्स के पैसे से तुम्हारी सरकार चलती है। तो इस सरकार का मालिक कौन है? नेता नहीं है, तुम मालिक हो। तुम्हारे सरकार के, तुम्हारे पैसे से सरकार चलती है और ये सारा पैसा खा जाते हैं। तो तुमको जागरूक होना पड़ेगा, अपने पैसे को बचाना है अपने को। ये फोटो कहाँ की है सर? ये याद नहीं है मुझे। आपको याद है? आपको भी नहीं याद है, पर ये आप और मनीष जी हैं। हाँ, मैं वो मनीष हूँ। मनीष से मेरी मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी। कैसे हुई थी? मैं इनकम टैक्स में काम करता था और मैं आसपास देखता था बहुत करप्शन था। सो करप्शन से मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी कि करप्शन को दूर करना है देश से। तो मैं देखता था लोग आते थे। सो आई ऑलवेज यूज टू theorize that there are two types of corruption, extortionist corruption and mutual corruption. Extortionist is जब आपको जायज़ हक लेने के लिए ज़बरदस्ती पैसा देना पड़ता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट। और म्यूचुअल करप्शन है जब लेने वाला और देने वाला दोनों खुश होते हैं, कोई बाहर आके नहीं बताता गड़बड़ हो गई, दोनों का फ़ायदा होता है। एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन मुझे लगता था चूस रही है हमारे देश को। तो मैंने ये इनकम टैक्स के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर होते हुए एक वो शुरू किया, कैंपेन शुरू किया कि इनकम टैक्स में अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो आप पैसे मत देना, मुझे बताना, मैं आपका काम फ्री में करा दूंगा। फॉर दैट आई स्टार्टेड एन NGO कॉल्ड परिवर्तन। अब मैं इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर, ये मैं खुल के सामने कैसे आऊँ? अगर मैं खुल के आके बोलता तो मुझे उठा के ही अंडमान फेंक देते और मेरे ऊपर 10 केस कर देते। सो देयर वाज एन NGO कॉल्ड परिवर्तन एंड आई नीडेड अ फेस फॉर दैट NGO जो सामने आके कहे कि भाई इनकम टैक्स में रिश्वत मत देना, हमें बताना। तो मैंने परिवर्तन में इंजीनियर हूँ और इनकम टैक्स में काम, मेरे को कोडिंग आती थी, तो मैंने खुद ही घर बैठ के एक वेबसाइट बना ली, परिवर्तन.com। और परिवर्तन.com पे फिर मैंने ये सारा लिखा और मैंने कहा जॉइन परिवर्तन, बिकम अ वॉलंटियर। द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन दैट वॉज मनीष सिसोदिया। सो मैं कोई पब्लिसाइज़ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, बस वेबसाइट लॉन्च कर दी थी और उसने, तो मैं बाकायदा उसके घर गया, मनीष सिसोदिया के। अच्छा। तो शकरपुर में इसका घर होता था, एक कमरे का छत पे। हाँ। तो मैं इसके घर गया, वहाँ पे छत पे हमने बैठ के बातचीत की 1-1.5 घंटा एंड देन ही जॉइंड परिवर्तन। तब से फिर ही वॉज अ जर्नलिस्ट इन जी न्यूज़ एट दैट टाइम। तो 3-4 साल के बाद उसने भी नौकरी छोड़ दी और इसने भी फुल टाइम हमें ज्वाइन कर लिया। ऑन दैट नोट सर, कभी आपको ऐसा लगता है कि एक्टिविस्ट ही ठीक थे? नहीं, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब मैं कंपेयर करता हूँ, हाँ, सुंदर नगरी में परिवर्तन का ऑफिस होता था। हमने कई राशन की दुकानों को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा था। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी। GTB हॉस्पिटल के बारे में मैंने बताया, कोई चेंज नहीं कर पाए हम लोग। ना किसी की दुकान कैंसिल करा पाए, ना कोई स्कूल ठीक करा पाए, ना कोई अस्पताल ठीक करा पाए। अब राजनीति में आने के बाद चाहे जितने भी थपेड़े खाने पड़े और जितना भी हमें भुगतना पड़ा, दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, सारे अस्पताल ठीक कर दिए। तो राजनीति में जो पावर है वो पावर एक्टिविज्म में तो नहीं है डेफिनेटली। क्या इज इट ऑल्सो ट्रू टू से कि जो एक्टिविज्म से अंदर की दुनिया बड़ी सिंपल सी लगती है कि भाई बस यही तो करना है, आप कर क्यों नहीं देते, वो अंदर आने के बाद समझ आता है कि कितना बड़ा माया जाल है। माया जाल है। हाँ। ये सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ। वहाँ तो लगता था यार ये तो बड़ा आसान है, ये तो करके नहीं, नहीं करना आसान है, लेकिन जितने पुल्स एंड प्रेशर्स हैं जो आपको करने नहीं देते इस सिस्टम के अंदर, वो वहाँ बैठ के समझ नहीं आता था। और पॉलिटिकल जैसे एक टाइमलाइन का भी फर्क आ जाता है। एक्टिविस्ट कहेगा कि ये 2 साल में हो सकता है, पर फिर आप पॉलिटिक्स में आते हो और आपको पता लगता है यार 5, 7, 8 साल तो कुछ नहीं होते काम करने के लिए। ये भी दिस इज ऑल्सो ट्रू। हाँ, तो ये 2 एक लेसन सीखे होंगे इस प्रोसेस में। बिल्कुल। It's a little private for a question, sir. I want to know what was it like being in jail
and coming outside or seeing your best friend, I mean, I'm assuming Manish is your best friend, him in jail, like how was that experience like? Jail was a definitely very traumatic experience. Was it scary? Not scary. पर लगता है यार कि ऐसे कैसे देश सुधरेगा. मतलब बार बार यही लगता था कि ज़बरदस्ती झूठे केस कर करके आप किसी को भी जेल में डाल दो. तो ये तो कोई ऐसे तो देश ठीक नहीं हो सकता ना. मतलब आपको वोट मिला है, आप अपना काम करो, दूसरों को अपने काम करने दो. फिर अपना पर्सनल लेवल पे मेरे पेरेंट्स, आई मिस्ड माई पेरेंट्स, डेफिनेटली आई मिस्ड माई पेरेंट्स. वाइफ तो फिर भी हफ्ते में 2 बार मिलने आ जाया करती थी. इट वॉज अलाउड टू मीट योर वाइफ के लिए इट वॉज़ अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बिकॉज केवल फैमिली नहीं थी, पूरी पार्टी को संभाल रही थी वो. शी हैज़ नेवर बीन इन पॉलिटिक्स, और उस टाइम उसने आगे आके पार्टी को संभाला, सबको संभाला. पार्टी टूटी नहीं, ये काफ़ी हद तक मैं उसी का वो मानता हूँ. उसने सबको जोड़ के रखा. शी इज़ अ वेरी काम एंड अ वेरी हम्बल पर्सन. तो अपनी ह्यूमिलिटी की वजह से उसने सबको जोड़ के रखा. कई नेता मुझे बताते हैं कि हम आते थे, भाभी जी से मिलते थे, तो हम तो वैसे ही टूटे हुए आते थे, लेकिन उनको देख के हौसला बढ़ता था कि जब ये औरत इतनी हौसले में है तो हमें भी हौसला रखना चाहिए. पर एक चीज़ है, जो भी इस मुसीबतें आई उस टाइम गीता ने बड़ा साथ दिया. श्री कृष्ण की गीता. हाँ, भागवत गीता, वो सबको पढ़नी चाहिए. वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है. कई बार पढ़ा मैंने गीता को. क्या सीखा सर? बहुत कुछ सीखा. अब यहाँ पे तो नहीं डिस्कस हो, पर बहुत कुछ. एक्चुअली सर मेरे को तो फिलॉसफी डिस्कस करने में बड़ा मजा आता है. मैं तो यही समझना एक और पॉडकास्ट आपका करेंगे डन सर फिलॉसफी पे. मेरे अगले कुछ सवाल थोड़े सर लाइफ और पर्सनल और फिलोसॉफिकली हैं. पॉलिटिकली जितना मेरे को पूछना था मैंने पूछ लिया है. तो मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में सर कि चलो जैसे आप मेरे को बता रहे हो दैट मैम बहुत अच्छे से संभाल रही थी. आप जब व्हेन यू come back from a situation like this, what is the first conversation like कि मतलब do you say well done, like because I can't even imagine, it's such a different world कि एक आदमी जेल में है, अब जेल से निकला है, मीडिया में 1000 बातें चल रही हैं, the pressure is insane outside and your wife has stood very strongly throughout all of this. You just hug her. Yeah, that's it. Nothing has to be said. It answers everything. And what about the kids? बच्चों से पहली बार मिला था, बिकॉज मैं जब जेल में था तो बच्चे नहीं आते थे मिलने के लिए. बच्चों से पहली बार मिला था, बट उन्होंने भी बहुत हौसला रखा एंड आई एम प्राउड ऑफ देम. मैंने एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ अपने पॉडकास्ट पे. वो सवाल ये है कि सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है? यू डोंट नो? आई डोंट थिंक आई हैव एनी फियर एट ऑल. मेरा अपना कुछ भी स्टेक पे नहीं है. आज अगर मैं मर जाऊँ, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि अधूरी है. आपको लगता है आपने कर दिया जो काम करना था? जो मेरे जिम्मे आई जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां मैं डे टू डे पूरी करता रहा. तो अब अनफिनिश्ड कुछ नहीं है? मुझे नहीं लगता अनफिनिश्ड कुछ है. तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि जितना जिया है, हर पल अच्छा जिया है, अपनी शर्तों पे जिया है. And what is your relationship with God like apart from reading the Gita during the jail time? आप काफ़ी टाइम से भगवान में मानते हो या? मैं पहले नास्तिक था. कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड, मैं भगवान को नहीं मानता था. लेकिन 2010-11 में जब अन्ना आंदोलन हुआ, 4 अप्रैल 2011 को हम जंतर मंतर पे आके बैठे, अन्ना हज़ारे साथ आके बैठे. 3 अप्रैल को शाम को मैं मनीष सिसोदिया से डिस्कस कर रहा था कि अन्ना हज़ारे जी कल आके जंतर मंतर पे बैठेंगे, 500 लोगों को अपने को किसी तरह से इंतज़ाम करना चाहिए कि नहीं तो बुरा लगेगा. 500 लोग तो कहीं ना कहीं, हमारी 500 लोग लाने की भी हैसियत नहीं थी. हम इतने छोटे थे, कुछ भी नहीं थे. हम कोई नहीं जानता था केजरीवाल कौन है. 2006 में मैग्सेसे अवार्ड मिला था, पर मैग्सेसे अवार्ड से कितनी पब्लिसिटी होती है, बस इतना ही था मेरा, और कुछ नहीं था. 3 अप्रैल को हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 500 आदमी कैसे इकट्ठे करेंगे, और 4 अप्रैल को इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया.
अन्ना हज़ारे आते हैं और पता नहीं कहाँ से पूरा मीडिया आ गया, गली गली के अंदर लोग कैंडल लेके निकल गए देश की सड़कों पे, और 5 दिन 9 अगस्त को ख़त्म हुआ, 4 अगस्त से 9 अगस्त के बीच, सॉरी अप्रैल, हाँ अप्रैल, 4 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में, और सारा देश सड़कों के ऊपर। तो कुछ तो है ऊपर वाला। तब मुझे लगने लगा यार ये हमारी वजह से तो हुआ नहीं। इफ़ आई स्टार्ट टेकिंग क्रेडिट कि मैंने ये आंदोलन खड़ा कर दिया, और एनी वन एल्स टेक्स अ क्रेडिट, समथिंग हैज़ हैपेंड, समथिंग डिवाइन हैज़ हैपेंड। फिर 16 अगस्त को, नेक्स्ट 16 अगस्त, अगस्त क्रांति जब हुई, 16 अगस्त को इन लोगों को पता नहीं क्या लगा, इन्होंने अन्ना हज़ारे को गिरफ्तार कर लिया, तिहाड़ भेज दिया। फिर हम रामलीला मैदान आए, पूरा देश पागल हो गया। अच्छा, फिर आप ये सोचो, उसके बाद हमारी पार्टी बनी। इस देश के अंदर एक आदमी को एमएलए बनने के लिए चप्पल घिस जाती हैं, जूते घिस जाते हैं, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, एमएलए नहीं बनता। सही बात। हमारी औकात क्या थी? अन्ना ने हमें छोड़ दिया था, अन्ना ने पब्लिक के लिए अनाउंस कर दिया मेरा केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है, इसकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम ही बच गए, मैं, मनीष, ये सब, संजय सिंह, बस हम लोग बच गए। हमने एक पार्टी बनाई। सब लोग कह रहे थे इनकी सबकी जमानत जब्त होएंगी, केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए, वो ये नहीं कह रहे थे जीतेगा, जमानत बच जाए। और 1 साल के बाद हमारी दिल्ली में सरकार बन गई। 2012 नवंबर में, 26 नवंबर 2012 को पार्टी बनी, और 29 दिसंबर 2013 को हमारी दिल्ली में सरकार बन गई। मैंने शपथ ली थी। दिस इज मिरेकल। तो कुछ तो है यार। और बुरे वक्त तो में भी आता मुझे ये लगता है कि भगवान तो है, कोई शक्ति है, उसे भगवान कह लो, जो मर्जी, बट देयर इज सम पावरफुल, जो गीता में भी ये लिखा है कि जो करता हूँ मैं करता हूँ, तुम तो। हाँ। और सर आप विपश्यना भी जाते हो ना? विपश्यना जाता हूँ। कितना ऑफ्टन गए हो विपश्यना? मेरे ख्याल से 25 बार गया हूँ, 25 कोर्स कर चुका हूँ। 10 दिन वाले? 10 दिन वाले मैंने 2 किए हैं सर। और मैं हर पॉडकास्ट में विपश्यना की बात करता हूँ। मेरे को लगता है सबको जाना चाहिए। हाँ, सब। मेरे को लगता है मन दिमाग रीसेट है प्रॉपर, और जीवन का सत्य। विपश्यना क्यों जाते हो सर? मैं फ्रैंकली, व्हाट डू यू लाइक अबाउट विपश्यना? पहली बार तो सर मैं ऐंठ में गया था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कराया। मेरा बेस्ट फ्रेंड कराया। मैंने कहा ये कराया तो हम भी कर सकते हैं, देखते तो है। 10 दिन चुप रहना है, कुछ चैलेंजिंग है। 2 दिन में वो ख्याल तो गायब ही हो गया कि ये कराया। तो चीजें समझ में आने लगी जो पता ही नहीं था कि मतलब अपने बारे में इतनी बातें, इतना मन इतना क्या बोलता है। आप अपने मन के गटर से रूबरू हो जाते हो। मेरे को पहली बार ये, सेकंड टाइम मैं इसी जनवरी गया था, एग्जैक्टली 1 साल पहले अभी से। और वो मैं इसलिए गया था क्योंकि एक बहुत वक्त हो चुका था, 2 मेरे दिमाग में जितना कचरा भर गया था, जितना मैं एंग्शियस हो गया था, चिंता करने लगा था, मैंने बोला था यार एक हार्ड रीसेट चाहिए। ये मेरी 2 इंडिविजुअल वजहें हैं। जनरली स्पीकिंग मैं समझता हूं सबसे हार्ड और सबसे अनडिनाइबल तरीका टू लुक एट व्हाट एग्जिस्टेंस इज मेड आउट ऑफ, व्हाट योर माइंड इज मेड आउट ऑफ, व्हाट यू आर मेड आउट ऑफ, हु यू आर, इज विपश्यना। सबसे क्लियर कॉन्टैक्ट विद दैट पावर जो आप बात कर रहे थे ना, भगवान, धर्म, वो विपश्यना का जरिया है। मुझे विपश्यना पसंद है बिकॉज इट इज प्योर साइंस, इट्स नॉट फेथ। दे आर नॉट आस्किंग यू टू हैव एनी फेथ इन दैट। कह ही नहीं रहे, वो कहते करके देखो, करके देख लो, अगर ठीक होता है तो मान लेना, नहीं मानने हो तो घर जाके छोड़ देना इसको। बिल्कुल सही। वो तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मेरे को केवल साइंस पसंद आती है। सो इसीलिए मुझे विपश्यना पसंद आई। और विपश्यना में अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग पाथ होता है। हो सकता है आप जल्दी, पर मुझे काफ़ी टाइम लगा, कई कोर्स लगे, 15, 16, 17, 18 कोर्स लगे बिफोर एक्चुअली आई कुड स्टार्ट ग्रास्पिंग द डेप्थ ऑफ कि वो जो बताते हैं सब होता जाता है, सब होता जाता है। आई एम श्योर सर, मैं तो बहुत एमेच्योर, मैं तो LKG बात कर रहा हूँ, आप 15। सो वो बहुत विपश्यना इज वेरी साइंटिफिक, इट्स जस्ट अबाउट वाइब्रेशंस, एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ वाइब्रेशंस है, सब कुछ एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो आप क्या सीखे सर विपश्यना में? शांति, मतलब यही कि यू कैन बी एट पीस विद योरसेल्फ। अल्टीमेटली आदमी को क्या चाहिए? शांति चाहिए। आप इस दुनिया को नहीं बदल सकते, आप इस दुनिया को, उसमें विपश्यना में मोटे मोटे तौर पे आपको क्या सिखाते हैं? आपको ये सिखाते हैं कि आपके दिमाग के 4 पोर्शंस हैं। वो जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकले
पहले तो उसको कई सालों तक उसके पिताजी ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया। जी। मैं इसको दुख नहीं देखने, तो जब वो निकले तो उन्होंने देखा एक आदमी बीमार है, वो दुखी है, एक आदमी की मौत हो गई, वो दुखी है, कोई और। सो उन्होंने देखा इस दुनिया में हर आदमी दुखी है, इस दुख का कोई एक कारण होना चाहिए और उस कारण का कोई एक समाधान होना चाहिए। सो उस कारण को ढूंढने निकले और उस कारण का समाधान ढूंढने निकले और उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस दिमाग के 4 पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन है जो देखता है, मतलब जो परसीव करता है, हमारी आंखें देखती हैं, नाक सूंघता है, टच करते हैं वो। दूसरा पोर्शन उसको संज्ञा देता है, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। ये हमारे पास्ट रिजर्व जो है मेमोरी के, उसके बेसिस पे अच्छी स्मेल है, ये अच्छा देखने में, अच्छा बुरा। तीसरी पार्ट जो ब्रेन का है वो उसके बेसिस पे हमारे शरीर में 2 चेंजेस करता है। एक है जब भी कुछ होता है तो हमारी सांस ऊपर नीचे होती है, सांस तेज हो जाएगी, कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, भारी हो जाएगी। और दूसरा शरीर में कहीं टेंशन होती है, कहीं सेंसेशंस होती हैं शरीर के अंदर। तो ये 2 चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। अगर गुस्सा आता है तो सांस तेज हो जाती है, बॉडी में टेंशन हो जाती है। अगर खुशी होती है तो बॉडी में गुदगुदी होती है, सांस लूज हो जाती है। जी जी। सो कोई भी चीज़, कोई भी फीलिंग अगर हम करते हैं तो ये 2 चीज़ें होती हैं। और चौथा दिमाग का हिस्सा जो है वो इन 2 चीज़ों पे रिएक्ट, बॉडी की सेंसेशंस पे रिएक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। तो बुद्ध ने देखा कि जो देखता है, सुनते हैं, इस पे तो कुछ नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक है। जो संज्ञा देते हैं उस पे कुछ नहीं कर सकते, वो भी ऑटोमेटिक है। जो सेंसेशन पैदा हो रही है बॉडी में वो भी ऑटोमेटिक है। चौथे पार्ट को अगर मैं काट दूं तो इस दुनिया से दुख खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बॉडी में होने वाली सेंसेशंस के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दूं, मान लो मेरी बॉडी टेंस हुई एंड आई डोंट रिएक्ट, तो गुस्से का मेरे पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, और गुस्सा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये जितने हमारे अंदर विकार हैं वो बाहर की चीज़ों से नहीं हैं, वो अंदर हैं। बिल्कुल। मतलब अंदर मेरे शरीर पे जितनी सेंसेशंस हो रही हैं, अगर उन सेंसेशंस के ऊपर मैं रिएक्ट करना बंद कर दूं तो दुख खत्म हो जाएगा। ये विपश्यना का सार है, बिल्कुल, जो वहाँ सिखाते हैं। मैं ये गौतम बुद्ध का उनका लेसन है, ये लेसन है। मैं विपश्यना जाके ये सीखा कि मेरे को पॉलिटिक्स में घुसना ही नहीं है कभी। इतना सरदर्दी का काम है, उसमें घुस गया तो और विकार पैदा होते जाएंगे। ये बुरा है, ये अच्छा है, ये करना है, ये नहीं करना है। अपने जीवन को शांतिपूर्ण व्यतीत करना है। और मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल कह रहा हूं, समाज की करप्शन बड़ी वाइड स्प्रेड है, समाज के दुख बहुत वाइड स्प्रेड है, और हो सकता है आप एक घेरे को सॉल्व कर सको। मैं अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपनी टीम को, इन सब की लाइफ में खुशहाली ला सकता हूं, पर आप किसी की जिंदगी में खुशहाली नहीं ला सकते। ये हमारा भ्रम है और ये हमारा अहंकार है। हमें अपनी तरफ से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। खुशी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। हमें लगता है हमने उसको खुश कर दिया, वो खुश होगा कि नहीं होगा ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी हिम्मत कहाँ से आती है? Say what you will, you go through some hard times. Yes, of course, everyone goes through hard times. No, you especially go through very hard times. I've gone through very hard times, certainly. Yeah. अंदर से ही आती है, अंदर से ही आती है। I think it's in the grain that you can't tolerate injustice. जैसे कई लोग कहते हैं उनसे समझौता कर लो, सरेंडर कर दो। कैसे कर दें यार, ये सरेंडर करने थोड़ी आए थे। सरेंडर मत करो, बट एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि जो ये लॉक जैम है दिल्ली में, दिल्ली में कोई लॉक जैम नहीं है, दिल्ली का नहीं है। अच्छा, जैसे जब जेल गए उन्होंने कहा कि उनसे सरेंडर कर दो, उनसे समझौता कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, एनडीए ज्वाइन कर लो। इसे कैसे करते हैं यार, ये नहीं हो सकता हमारे से। मैं समझ गया, आपकी आत्मा फाइट करना चाहती है, वो ऐसे क्यों मान जाए हार। पर मैं जिस सिलसिले में कह रहा था कि दिल्ली में एक बड़ा कॉमन सिलसिला दिल्ली के लोगों के काम कराने के लिए मुझे उनके पैर भी पड़ने पड़े, मैं पड़ा हूँ। अच्छा, उनके सामने हाथ जोड़ने पड़े, मैंने हाथ जोड़े। गिड़गिड़ाना पड़ा, मैं गिड़गिड़ाया हूँ। जो करना पड़ा, दिल्ली के लोगों का काम सफर नहीं होने दिया। लेकिन अपने असूलों के साथ कभी मैंने समझौता नहीं किया। बाहर से इंप्रेशन ये आता है कि काफी कॉन्फ्रंटेशनल माहौल है दिल्ली की सरकार और सेंटर में। कहाँ नहीं है। आज की सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशरी से नहीं लड़ रही, मीडिया से नहीं लड़ रही, किसानों से नहीं लड़ रही,
व्यापारियों से नहीं लड़ रही, अपनों से नहीं लड़ रही। योगी जी की और मोदी जी की लड़ाई, अमित शाह की लड़ाई तो बहुचर्चित है। आपस में नहीं लड़ रहे ये सब लोग, आपस में सारे लड़ रहे हैं ये लोग। तो कि मैं तो एक छोटा सा, पूरे इस सिस्टम के अंदर एक छोटा सा प्यादा हूँ, तो ये तो सबसे ही लड़ रहे हैं। किससे बनती है इनकी? किसी से नहीं बनती। एंड इज दिस द नेचर ऑफ दिस इज व्हाट आई फाइंड टॉक्सिक। पूरे देश का माहौल, व्यापारियों को से बात कर लो, इंडस्ट्रियलिस्ट से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से आप बात कर लो, उनका क्या हाल कर दिया आज इन लोगों ने। एंड यू डोंट थिंक कि दिस इज द नेचर ऑफ द बीस्ट, कि जो पावर में इनकम्बेंट होगा उससे तो लोग थोड़े टाइम में कह चिड़चिड़ करेंगे ही? आई डोंट थिंक इतना टॉक्सिक माहौल कभी देश में होता था कि सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। ऐसे नहीं, ऐसे देश आगे तरक्की नहीं कर सकता था। अभी कह सकते हैं सब लोग डरे हुए हैं, 10 साल पहले कह सकते थे सब लोगों की जेब लुटी हुई है। मतलब कुछ ना कुछ माहौल का एक्सट्रीम रहता है। वो तो है ही, हाँ। वो तो है ही, जो इंसानियत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उस वक्त की तो होंगी ही होंगी। अगर एक आदमी को सेवा करनी है, बिकॉज मैं समझ रहा हूँ आपकी कॉन्वर्सेशन से आप में सेवा भाव खूब है, सेवा करने का सही तरीका क्या है? लाइक हाउ शुड वन थिंक अबाउट सर्विस इन लाइफ? Should it be a necessary part of your life? How would you say somebody? It should come naturally. It should be a part of your everyday, day-to-day work. जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो आप सर्विस के उससे करो। डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपनी जो प्रोफेशन है उसको सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से करे। कोई गरीब आता है उसका फ्री में इलाज कर दे, जो बाकी सब लोगों को। तो अगर मैं अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस अगर हम सही तरीके से, बिना बेईमानी करे, सबको सही तरीके से करें, that is service. There is nothing more to it. What is the purpose of life, and for somebody who follows you, who aligns with the way you think, what should be their purpose of life? Service to humanity. निस्वार्थ भाव से। और उसमें जो आनंद आपको मिलेगा वो आप इस दुनिया की सारी दौलत मिलने पे भी आनंद आप अनुभव नहीं कर सकते। आप किसी को जो मुसीबत में है, उस मुसीबत में पड़े हुए आदमी को निस्वार्थ भाव से उसकी मदद कर दो, बस बिना एक्सपेक्टेशन के, और फिर देखो आपको अंदर कितना आनंद आता है। आप यकीन भी नहीं कर सकते। आजकल जब मैं जाता हूँ इधर उधर, कोई कहता है सर आपकी वजह से, हमने दिल्ली में सबका इलाज फ्री, आपकी वजह से 8 लाख रुपए का मेरा वहाँ कैंसर का ऑपरेशन हो गया, मैं तो करा ही नहीं सकता था, सोच ही नहीं सकता था, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। अच्छा लगता है, वन फील्स गुड। तो इस तरह से जब आप निस्वार्थ भाव से, अब मैंने कोई जब किया तो ये थोड़ी था कि वो मेरे को फिर वोट दे देगा। दैट वाज नेवर द फीलिंग। द आइडिया वाज टू लोगों का फ़ायदा हो, लोगों का भला हो। When you were a kid, what did you want to be? Because definitely not politician. आप politician तो नहीं बनना चाहते थे, तब क्या करना? मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, हाँ। और आपने बन गया इंजीनियर। फिर बन गया इंजीनियर। और आप बड़े कहाँ हुए थे सर? दिल्ली में? नहीं, मैं हिसार में पढ़ा था। अच्छा, हिसार में 12वीं की थी। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मैं 10वीं के बाद वहाँ पे हमें 11वीं 12वीं में सेलेक्ट करना पड़ता था 10वीं के बाद कि आप मेडिसिन लोगे कि इंजीनियरिंग लोगे। तो मैं पक्का था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो लेकिन मेरे से 1 साल सीनियर मेरा एक सीनियर होता था, वो मेरा आइडियल था। वो IIT खड़गपुर गया था, तो वो छुट्टियों में वापस आया हुआ था। तो मैंने उससे बात की, और हमारी एक मैडम होती थी, चोपड़ा मैडम, बायोलॉजी की, उनको मैं बहुत मानता था। सो उन दोनों ने कहा कि भाई ज़िंदगी में जो भी करो टॉप होना चाहिए, नंबर 2 नहीं होना चाहिए। तो फिर उसने कहा देख, एम्स टॉप है मेडिसिन में और IIT टॉप है इंजीनियरिंग में। एम्स में 30 सीट है, 30 में तो आना बड़ा मुश्किल है। और उन दिनों में IIT में 2000 सीट होती थी। हाँ। 2000 में तो आ ही जाएंगे। अच्छा। तो इस चक्कर में इंजीनियर बन गए। वेरी स्ट्रेंज लॉजिक, पर इस चक्कर में फिर मैंने इंजीनियरिंग ले ली। फिर IIT खड़गपुर में ही हो गया मेरा। अच्छा, और फिर IIT खड़गपुर के बाद आपने फिर सिविल सर्विसेज दिए? IIT खड़गपुर के बाद मैं टाटा स्टील गया 3 साल के लिए। हाँ। और वहाँ पे आपने क्या किया? 3 साल नौकरी करी। अच्छा, जमशेदपुर। या एंड देन यू गेव सिविल सर्विसेज? देन आई गेव सिविल सर्विसेज। एंड देन फिर IRS वहाँ से। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद I will let you ask me a question if you have any. My question is, sir, what should Delhi look forward to in the next 5 years if your party was to win? क्या आपके promises हैं, क्या आपका vision है? मेरे 2 मोटे मोटे पैरेलल काम चलते हैं।
आम आदमी को उसकी ज़िंदगी में राहत देना, महंगाई से। दिल्ली में रहते हुए दिल्ली की ज़िंदगी बड़ी कठिन है। महंगाई से राहत, थोड़ा सा उसकी डे टू डे लाइफ में राहत, जिसको आप लोग फ्रीबीज बोलते हो। और दूसरा, दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना। तो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पिछले 5-10 साल में भी काफ़ी किया हमने। 10,000 किलोमीटर सड़क बनाई है, 6800 किलोमीटर्स का सीवर सिस्टम बनाया है, 4,000 किलोमीटर्स की पानी की पाइपलाइन डाली है, 250 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन डाली है, 38 नए फ्लाईओवर्स बनाए हैं। पिछले 65 साल में 62 फ्लाईओवर बने थे, 9 साल में 38 फ्लाईओवर बने हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। दिखना चाहिए कि वर्ल्ड क्लास सिटी है। अग्रीड। वो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना मेरा ड्रीम है दिल्ली को। दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आई एम ग्रेटफुल टू दिल्ली, आई एम ग्रेटफुल टू दिल्लीइट्स। अब मैं बदले में उनको एक वर्ल्ड क्लास सिटी देना चाहता हूँ। ओके सर, इज देयर अ क्वेश्चन और अ सजेशन यू हैव फॉर मी? थैंक यू, इट That's वाज it. रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई होप आपको पता नहीं चला। आपको क्या लगता है कितना टाइम हुआ हम बात करते हैं? मुझे नहीं पता, पर गेस करो ना एक बार प्लीज। 1 घंटा। नहीं सर, 1.5 घंटा। अच्छा। Yeah, and that I think is my victory. Agar if I manage to engage you for that long, that means I've done my job well. Thank you so much, sir. This is an actual privilege. Thank you so थैंक much. यू सो मच, थैंक यू। Okay, ladies and gentlemen, this is an iconic finish to an iconic year. 2024 has been wild. And with that, I want to start off by saying this. I think 2025 mein, I'm going to give you the quality of conversation that's just going to completely change the nature of podcasting. That's my intent. That's my personal vision. I'm sharing this as a vulnerable moment. I sound like this when I'm vulnerable. I'm going to work so hard on figuring out how to exactly have a conversation ki maze aa jayenge. That's something I think I should put more time and effort in. Having said that, I hope I've done justice to this conversation. This was a big one. We've never done a conversation as big. And I frankly don't know what to expect of it. So, as far as what I want to say about the conversation is concerned, I'll come to it in the end. And there's only one small perception pointer that I need to explain to you. One small conversational, contractual, कि आपके और मेरे बीच में रिश्ता क्या है, इससे रिलेटेड एक कॉन्वर्सेशन है जो मेरे को एक्सप्लेन करनी है. उसके अलावा कुछ खास है नहीं कहने को. I just want to take this moment to actually thank each and every one of you. Like when I'm telling the story of what this year's been for me work-wise to my friends who are not tuned in, right? It's insane. This year has been so beautiful for me. It has given me so many great memories, so many great stories, and so much of the reward for the hard work me and my team has put in. I can talk about the gratitude I have for the relationships I've built with now about 10-12 young people who want to learn and grow. That is my team. It's been the most unreal part of all of this is I am now responsible for 12 people and their life ahead, and I can see superstars in them. It is unimaginable. I can see the superstar in this guy. So beautiful. Anyway, I got lost there for a second. Thank you so much for this. It's an absolute opportunity, an opportunity and a half to bring great conversations to you, to bring beautiful material that sparks curiosity and questioning in you, to make you laugh at the end of the day when you are tired, to bring tears to your eyes about truths you've always known in the core of your being. I am so happy I can do that for you. And I'm so happy for each and every one of you that walks up to me no matter what I'm doing. Sometimes I'm in the bathroom and somebody will be like, hello, bhai Prakhar. And I'm like, bhai, yahan to ruk ja. Lekin mere dil mein aapke liye sirf prem hai. Thank you so much. It feels, it's overwhelming. Sometimes you don't know what to do. And sometimes really, these are bad moments. But most of the times you are amazing. Thank you. And I'm glad you listened to some conversation I've put out. Having said that, एक इंपॉर्टेंट चीज दैट आई वांट टू रीइटरेट, बिकॉज मेरे को लगता है काफी टाइम तक मेरे को ये बात आपको रीइटरेट करके बताते रहनी पड़ेगी. वो बात ये है कि दोस्त, मेरा काम इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन लोगों से बात करने का है जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगते हैं. ये बहुत जरूरी रिलेशनशिप है आपके और मेरे बीच में. मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसमें आपको बताऊंगा आपको क्या करना है. But the minute you start thinking I should only represent what you think, then you and I are not different. I'm not interesting. You don't want to watch this.
And frankly, what am I doing? I need my individuality, my uniqueness. Number two, I will ask them questions I think fit. There are many factors, many variables that I have to work through in a conversation. The conversation has to go on. I cannot, for instance, rebut with a factual inaccuracy in that very moment. Sometimes because I frankly don't know. I'm not as well versed with everything I'm talking about. It's a broad range of things I'm talking about. I have some idea. And sometimes number two, because if you disagree right then and there, और आप एक base fact पे argue करने लगते हो, then the conversation dies. It's very difficult. वो कॉन्वर्सेशन वहां से टेक ऑफ नहीं करती. फ्यूचर में सारी कहीं भी बातें रिलेट बैक टू दैट वन डिसएग्रीमेंट. इट हैपेंस विद ऑल ऑफ यू इन कॉन्वर्सेशंस. ट्राई करके देख लेना, एक बेस फैक्ट पे डिसएग्री कर लेना. इफ योर फ्रेंड सेज हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बी लाइक नो, हैप्पीनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट. और उस पर डिसएग्री करके देख लेना. यू विल गेट टू अ पॉइंट वेयर यू लाइक और कोई बात हुई ही नहीं. इट इज नॉट इंटरेस्टिंग. आई हैव डन डिसएग्रीएबल कॉन्वर्सेशंस, right? And conversationally, learn this thing, right? Conversationally, you will meet a lot of people. You'll talk to people of all sorts. I'm sure you've sat in an Uber where you were like, "Abhi, kya bol raha hai?" Right? Like, मैं इसको कैसे respond करूँ? One of the easiest ways to relate is walk into their world. And once you walk into their world and they feel comfortable enough, they tell you more. So very often in conversation, you have to not needlessly disagree so you can step into their world deeper. All points of resistances in a conversation ki ye nahi ye, stagnate it. And sometimes it's very important to stagnate and stay there. Repeat and re-bring that conversation back, especially when you're talking to politicians. But sometimes it's okay to walk in. And what I'm trying to say here is the guest is my choice. The conversation is my choice. But the thing you learn from here is your choice. I'm not going to do it. I'm not going to decide on your behalf. I'm not going to make a point on your behalf. I can make a point on my behalf ना, जितना मेरे को पता है, जितना मेरी समझ है, जो मैं सही समझता हूँ. आप यहाँ से decide करो. This should be the mature relationship between me and you. I provide you with the material and the space to decide. You exercise your intelligence. You apply your wisdom and you decide. Isn't that best? We are emotional creatures. Sometimes we get carried away in emotion. And sometimes in that carrying away, we want the other person to represent exactly what we think and say. I do that too. But take this as an opportunity. Try and make your own point. And that's all right by me. I'm glad I can serve you. I'm glad I can have these conversations. Actually, frankly, the next conversation I'd like to have is with Yogi Adityanath ji. It would be crazy. If anybody in the audience can set this up. Hello, I'm super interested. I'll come down and I'll have that conversation. Maza aa jayega. Frankly, I'll work so hard in it. But having said that, guys, thank you so much for this year. Thank you so much for this opportunity. And 2025, we don't do ordinary.